तो हम जैसे काफ़ी सारे पहले पे बात करिए कि हम ये पॉडकास्ट हमने बड़े सारे रीजंस के लिए शुरू किया है। जैसे कई लोगों को बड़े इश्यूज होते हैं, हमारी खासकर हमारी एशियन कम्युनिटी में, वो दूसरी कंट्री में आ रहे हैं, उनको पता नहीं कि नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है। स्टूडेंट आ रहे हैं, कुछ लोग प्रोफेशनल आ रहे हैं, बट जैसे लाइफ में मसले मसाए होते हैं, चैलेंजेस होते हैं, तो हर एक को कभी भी कोई भी चैलेंज आ सकता है, क्योंकि आप चैलेंजेस सामने से इनवाइट नहीं करते हो, वो खुद ब खुद आ जाते हैं कई बारी। तो मेरे ख्याल से हमारे पास आज एक हमारे गेस्ट जो आए हैं वो इन काफ़ी सारे चैलेंजेस को सॉल्व करते हैं। और जब मैंने उनकी रेटिंग्स देखी हैं तो ऑनलाइन 1000 रिव्यूज़ थे और 4.9 स्टार रेटिंग थी। इतना तो मैंने कभी किसी रेस्टोरेंट के इतने रिव्यूज़ और इतनी हाई रेटिंग नहीं देखी। तो वेलकम इम्तियाज़ भाई, कुछ बताया ऐसा क्या कर रहे हैं आप मार्केट में जो फूड इंडस्ट्री से भी ज़्यादा आपके रेटिंग्स और रिव्यूज़ हैं? पहले तो बहुत शुक्रिया पनकत आपकी इस काविश के लिए। उसके बाद देयर इज़ नो मैजिक इन लाइफ, यू हैव टू वर्क हार्ड। तो मैं सारा जितना भी क्रेडिट अपने टीम को देता हूँ। हमारा बहुत अच्छा टीम है जो मल्टी नेशनल कंट्री से वो बिलोंग करते हैं, मुख्तलिफ़ कंट्री से हमारे साथ टीम मेंबर मौजूद है जो अपने लैंग्वेज में लोगों को मतलब लोकल लैंग्वेज में समझाते हैं, उनके साथ हेल्प करते हैं। तो ये एक वजह है, अच्छी टीम और हार्ड वर्क। और कोई मैजिक लाइफ में नहीं होता, आपको हार्ड वर्क करना होता है। नहीं, मेरे ख्याल से मैं तो जिसको सुनता हूँ इम्तियाज़ भाई, मतलब कोई केस आए मेरे आमने सामने भी 2-3 केस हैं, ऑफ कोर्स मैं नाम नहीं ले सकता, बट मैंने अभी तक किसी का सुना नहीं है कि किसी के भी कोई प्रॉपर्टी केसेस चल रहे हैं या कोई डिवोर्स का केस चल रहा है या किसी का कोई इमिग्रेशन का चल रहा है। मैं अभी बोलने ही वाला होता हूँ कि यार इम्तियाज़ भाई से कांटेक्ट करें, वो कहते हैं यार उनसे तो बात होगी, कोई और बताएं आप। तो ऐसा क्या है कि मतलब हर बंदा बोल रहा है कि यार मैं इम्तियाज़ भाई के पास जाऊँ पहले? वेल जनरली आपको पता है पंकज, जब आप डिलीवर करते हैं मार्केट में, लोग आयरलैंड इज़ नॉट अ बिग कंट्री, इट्स अ वेरी स्मॉल कंट्री। वर्ड ऑफ माउथ जो है ना, एक बड़ा स्ट्रॉन्ग रेफरेंस होता है आपका। अगर आप खुद किसी को कहते हैं कि लोग मैं इम्तियाज़ के पास गया, मेरा मसला सॉल्व हो गया, तो उस पर लोग ज़्यादा बिलीव करते हैं रादर देन वॉचिंग यू ऑन द सोशल मीडिया और मे बी ऑन द मेन स्ट्रीम मीडिया। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज़ वर्ड ऑफ माउथ। हमारा तकरीबन आयरलैंड के जितने भी 32 काउंटीज़ है, उसमें सब में हमारे क्लाइंट्स मौजूद है। और जिस रेस्टोरेंट में चले जाए, जिस पाकिस्तानी एशियन शॉप में चले जाए, जो इंडियन बैकग्राउंड के लोग हैं या एशियन कम्युनिटी के लोग हैं, तो सारे हमें रिकमेंड करते हैं, क्योंकि हमारे साथ अच्छा एक्सपीरियंस रहा है उन लोगों का। जब एक्सपीरियंस आपका अच्छा होता है तो आपका दिल भी चाहता है कि भाई बंदे को मैं रिकमेंड करूँ। जब आप खुद एक जगह में जाते हैं जिधर का आपका एक्सपीरियंस अच्छा ना हो, तो आप कभी किसी को रिकमेंड नहीं करते। तो मोस्टली हमारा जो काम आता है वर्ड ऑफ माउथ से आता है। इस टाइम हमारा तकरीबन अराउंड 3000 हमारा लाइव क्लाइंट्स है। 3000 इज़ अ ह्यूज क्लाइंटल फॉर अ सोलिसिटर ऑफिस। हमने पिछले 3 सालों में कम से कम ओवर 5000 केसेस डील किए। तो इट्स अ ह्यूज नंबर। अगर आप नंबर को देख लें, तो अगर इतने नंबर के साथ आप डील करें लोगों के साथ, तो ऑफ कोर्स फिर लोग आपको जानते हैं और ऑफ कोर्स आप डिलीवर भी करते हैं साथ साथ में। तो मतलब हिस्टोरिकली मतलब इट्स बिजीएस्ट लॉ फॉर्म। हमें लिटरली मतलब इस तरह के इनिशियल स्टेज पर इतनी बड़े लेवल पर कामयाबी मतलब शायद आयरलैंड की हिस्ट्री में किसी लॉ फॉर्म ने हासिल की हो जो हमने नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल इम्तियाज़ भाई। और दूसरा मेरे ख्याल से यही हम इस पॉडकास्ट के थ्रू करना जा रहे हैं, जो हमारे एशियन कम्युनिटी में लोगों ने कुछ एक अच्छा काम किया है, कुछ बड़ा किया है और कम्युनिटी सर्विस हुई है। देखिए, प्रॉफिट तो हर बंदा चाहता है, ठीक है। हम किसी ने भी चैरिटी एक अलग चीज़ है, बट एक बिजनेस एक अलग चीज़ है। बट आप पैसे लेके भी, हमारे यहाँ बोलते हैं, आप पैसे लेके भी काम अगर किसी का कर दें तो उससे बढ़िया चीज़ कोई नहीं है। बंदे को एंड रिजल्ट मिलना चाहिए, चाहे थोड़े से पैसे लग जाए ना। तो मेरे ख्याल से मतलब काफ़ी खुशी होती है जब हमारे कम्युनिटी से, और इवन दो आप चाहते हैं सारे सक्सेसफुल हो, बट स्पेसिफिकली कोई एज एन इमिग्रेंट आए और आज खुद इतने सारे इमिग्रेंट्स की हेल्प कर रहा है, तो सुन के और देख के काफ़ी अच्छा लगता है। वेल पंकज, आपके प्रोग्राम के तौर मैं बताना चाहता हूँ लोगों को कि ऑफ कोर्स हम कॉर्पोरेट एक एंटिटी चला रहे हैं, एक बिज़नेस चला रहे हैं। मेरे साथ तकरीबन टाइम अराउंड 20 लोग मेरे साथ काम करते हैं, फिर हमारे साथ कंसल्टेंट भी काम करते हैं। ऑफ कोर्स हमारे अपने कास्ट है, उसको चलाने के लिए और हेड्स है। मगर इसके साथ साथ अगर कोई बंदा भी हमारे कम्युनिटी से जो इंडियन हो, पाकिस्तानी हो, कोई भी इमिग्रेंट हो इधर, और उसको कोई भी इशू और हमारे पास आ जाए कि मेरे साथ पैसे नहीं है, मेरे साथ रोज़गार नहीं है, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, वी आर ऑलवेज विलिंग टू हेल्प। वी हैव बीन हेल्पिंग लॉट्स ऑफ पीपल विदाउट चार्जिंग देम एनीथिंग। मैं आपके प्रोग्राम के तौर से फिर बताना चाहता हूँ अपने कम्युनिटी के लोगों को, अगर आपको कोई इशू हो और आप हमारे पास आ जाए और हमें बता दे कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता लॉयर, मेरे साथ पैसे नहीं है, मेरे साथ जॉब नहीं है, या मेरे फैमिली के इशूज़ है जिसकी वजह से मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प एनी इमिग्रेंट इन आयरलैंड। तो ये हमारी मतलब आपके प्रोग्राम के तौर से मैं इन्वाइट करता हूँ सारे लोगों को, अगर कोई बंदे कभी कोई भी हेल्प चाहिए जो अफोर्ड नहीं कर सकता लॉयर्स को, हमारे पास आ जाए और विल डेफिनेटली हेल्प यू। ये तो आपका बड़प्पन है, और जितनी आपको सक्सेस मिली, आई थिंक सोसाइटी को गिव बैक करना भी उतना इंपॉर्टेंट है, और आप ये चीज़ समझते हैं तो अच्छा लगता है अगेन ये चीज़ें देख के। लॉयर, डॉक्टर,
जितनी भी बड़ी बड़ी फील्ड्स है, यहाँ पे आके नॉट जो यहाँ पे बॉर्न हुए हैं, जो यहाँ पे इमिग्रेट हुए हैं, उनको लगता है यार बड़ी हार्ड स्टडीज़ है, हम यहाँ पे चीज़ों को कैसे समझेंगे, क्या करेंगे। इससे पहले हम जाएं कि आपने यहाँ पे स्पेसिफिकली क्या किया, आप थोड़ा सा बताएं, आप यहाँ पे कब मूव हुए, आप पाकिस्तान में क्या कर रहे थे, थोड़ा सा लोगों को, ऑडियंस को अपना बैकग्राउंड दे हल्का सा। वेल मैं मूव बड़े यंग एज में हुआ आयरलैंड में, बैक इन 2007 स्टूडेंट आया था इस मुल्क में, और पाकिस्तान में पढ़ाई सिर्फ की थी, काम शाम का कोई एक्सपीरियंस, कोई बैकग्राउंड नहीं था। मुश्किलात सारे लोग को होते हैं, जब आप एक नए मुल्क में जाते हो तो आपका लैंग्वेज बैरियर होता है, आपका कल्चरल डिफरेंस होता है, आपको मुख्तलिफ मसाइल का वो सामना करना होता है। तो ऑफकोर्स लाइक मैं कोई एक्सेप्शनल केस नहीं था, मुझे भी वो सामने मुश्किलात का सामना करना पड़ा। जब मैं आया तो मैंने देखा कि हर फील्ड में लोग काम कर रहे थे। IT में काफ़ी अपने लोग थे, डॉक्टर्स तो आपको पता है एशियन कम्युनिटी से पुराने ज़माने में आयरलैंड में वो काम कर रहे हैं। तो अकाउंटिंग फील्ड में काफ़ी लोग थे। मुझे लगा कि लीगल फील्ड में कोई इतना नहीं है, और मेरा ख़ुद अपना शौक़ था पाकिस्तान से भी, और ऑफ कोर्स मेरे अब्बू का भी बड़ा शौक़ था कि मैं लॉयर बनूं। तो फिर मैंने इस फील्ड को तवज्जो दी। जब मैं मुझे याद है एक आयरिश सोलिसिटर से मैंने पूछा कि सर सोलिसिटर किस तरह बनते, तो उसने मुझे बड़े अजीब नज़रों से देखा कि मतलब आप सोलिसिटर बनना चाहते हैं, मतलब उसको लगा कि मे बी इट्स नॉट अचीवेबल फॉर अ पर्सन लाइक यू, मतलब कि मुश्किल है। तो मैं भी थोड़ा सा हो गया, अंदर से घबरा गया कि शायद ये फील्ड बहुत मुश्किल है। फिर मतलब ऑफ कोर्स मैंने पढ़ाई की, मैंने ये मतलब तहैया की या डिटर्मन हुआ कि मैंने इसको करना है, अगर मुश्किल भी है तो क्या, मुश्किलात तो हर फील्ड में होते हैं। तो फिर मैंने अपनी बेसिक स्टडी स्टार्ट की। मैं सिर्फ पाकिस्तान से इंटरमीडिएट लाइक FSC करके इधर आ गया था। अच्छा। तो उसके बाद मैंने अपना डिप्लोमा किया पब्लिक मैनेजमेंट में, उसके बाद मैंने BA ऑनर किया एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस में नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ आयरलैंड से। उसके बाद मैं ट्रिनिटी कॉलेज चला गया, उधर से मैंने इंटरनेशनल लॉ में LLM किया, और जब वो कंप्लीट किया बैक इन 2013, फिर मैंने सर्च स्टार्ट किया कि प्रैक्टिकली अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं हाउ इट वर्क्स, तो फिर मैं लॉ सोसाइटी, ऑफ कोर्स आपके साथ दो रूट है, इधर आप ये बैरिस्टर बनते हैं या सोलिसिटर बनते हैं। तो मैंने सोलिसिटर बनने को ज़्यादा तरजीह दी, क्योंकि आप डायरेक्ट आप एक्सेस आपको होता है और आप डायरेक्ट क्लाइंट के साथ डील करते हैं, जो मतलब एक आपका अच्छा मतलब एक फ्रॉम प्रैक्टिसिंग पॉइंट ऑफ व्यू आपके लिए अच्छा होता है, बीइंग एन इमिग्रेंट बैकग्राउंड स्पेशली। तो लॉ सोसाइटी में चले गए। लॉ सोसाइटी में आपको FE1 के एग्ज़ाम पास करने होते हैं, कोर्स सब्जेक्ट है 8, वो आपने पास किए, फिर आपको 2 ईयर्स का इन हाउस ट्रेनिंग करनी होती है, और PPC1 और PPC2 करके, और 2 ईयर इन हाउस ट्रेनिंग कंप्लीट करके आप प्रैक्टिसिंग सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैंने मेरे ख्याल में 1 मिनट बता दिया कि मतलब इस तरह होता है। द प्रोसेस टेक्स अबाउट 5 years टू कम्प्लीट। आपको 4-5 साल के लिए काफ़ी मेहनत करनी होती है, स्पेशली जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है FE1 का, वो काफ़ी मुश्किल है। अभी तो थोड़े बहुत आसानियाँ मतलब इन लोगों ने पैदा की है कि लोग ज़्यादा क्वालिफाई करें, क्योंकि मार्केट में कभी कभार शॉर्टेज हो जाती है अगर ज़्यादा क्लोज्ड हो मार्केट। तो उस ज़माने में काफ़ी मुश्किल था FE1 पास करना भी, तो हमने काफ़ी मतलब मेहनत की उसको पास करने। फिर वो तो एक चैलेंज है एग्ज़ाम पास करना। फिर बीइंग फ्रॉम इमिग्रेंट बैकग्राउंड, आपको जो ट्रेनिंग कॉन्ट्रैक्ट आपको चाहिए इन हाउस 2 साल का, वो काफ़ी चैलेंजिंग होता है। तो वो मुझे मतलब मिल गया, मगर ज़्यादा लोग इस वजह से वो नहीं क्वालिफाई कर पाते कि उनको कोई ट्रेनिंग कॉन्ट्रैक्ट की ऑफ़र नहीं करते इस मुल्क में। तो ये मुश्किलात तो मौजूद है। फिर अगर आप मेहनत करें, आई थिंक इट्स अ वेरी गुड फील्ड। मैं इनकरेज करता हूँ अपने सारे यंग जो हमारे देसी पाकिस्तानी इंडियन एशियन कम्युनिटी के लोग कि इस फील्ड में आ जाए। बहुत ज़बरदस्त फील्ड है और बड़ा रिस्पेक्ट है इसमें, और अगर आप अच्छा काम करें तो मतलब आपको रिवॉर्ड भी मिलता है इसमें। रिवॉर्ड भी मिलता है। नहीं, बिल्कुल ऐसी है। आई थिंक मैं आजकल क्या देखता हूँ इम्तियाज़ भाई, जैसे आप खुद लुकन में रहते हैं, वहाँ पे किसी ने एक ने घर लिया तो दूसरा बंदा उसका दोस्त बोलता है मैं भी इधर ही घर लेता हूँ, फिर दूसरा तीसरा बंदा घर लेता है, फिर चौथा कहता है यार मैं भी इधर ही घर ले लेता हूँ, ये तो सब ले रहे हैं तो मेरा भी आसान हो जाएगा। तो बट मैं इस चीज़ को बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ जो जिन लोगों ने फर्स्ट इसमें कदम रखा, क्योंकि उनको लुकअप करने के लिए कोई नहीं था। आज आप आए हैं, और इसी पॉडकास्ट हमारा शुरू करने का रीज़न ही यही है कि यार जो लोग एक जर्नी पास कर चुके हैं वो औरों को मोटिवेट करें कि ठीक है दूर से डिफ़िकल्ट लगता है बट सपोर्ट सिस्टम है, और आप उनको जैसे आपने पाथ दिखाया तो काफ़ी जैसे आपने बोला कि लगता तो ऐसे कि बस 2 मिनट में पाथ पड़ गया, बट ये लॉन्ग जर्नी है। मेरे ख्याल से जैसे आप खाना बनाने में तो 2 घंटे लगते हैं बट खाने में 1 मिनट लगता है, तो इसी तरह आपने उसको समराइज़ किया। आपने अपनी लॉ फर्म फिर कब खुद आपने वो स्टेप कब लिया, आपको कब लगा कि यार मैं अब रेडी हूँ, अब मैं फाड़ दूंगा मार्केट की, मतलब कि मैं अब मेरे पास एक्सपीरियंस आ गया है। आपने लोग इकट्ठे कैसे किए, थोड़ा सा मेरे ख्याल से उस पर थोड़ा सा लाइट डालें, क्या हुआ? इन फेयरनेस 2013 तक मैं अपनी जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन थी वो मैंने कंप्लीट की। फिर उसके बाद जो मैंने बोला आपको फर्स्ट एग्जामिनेशन उसको FE1 बोलते, वो मैंने उसका मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया। प्रिपरेटरी कोर्सेज भी मैंने किए और फिर वो पास किए तकरीबन, वो मैंने कंप्लीट किया 2015 में।
उसके बाद मैं ट्रेनिंग पर चला गया मैग्रॉडी ब्रेनन सोलिसिटर के साथ। ह्यू मैग्रॉडी मेरा सुपरवाइज़र है, वो मेरा मेंटर भी है। उसने मुझे ट्रेन किया और फिर ये जो IMK लॉ सोलिसिटर उसको मैंने 2021 के बिगिनिंग में इसको मैंने सेटअप किया, जो कोविड में, कोविड के टाइम, पीक ऑफ कोविड एक्चुअली जब मैं सेट कर रहा था तो मुझे उधर लॉ सोसाइटी वाले भी बोल रहे थे कि लोग तो एप्लीकेशन डाल रहे हैं क्लोज करने के लिए, आप ओपन करने के लिए कर रहे हैं। मैंने कहा लुक मैं बड़ा कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं कामयाबी मुझे मिलेगी, और ऑफ कोर्स मतलब वही हुआ जो मेरा सोच से बल्कि बहुत ज़्यादा हुआ। ये भी बोलना चाहिए कि पॉपुलेशन तो बढ़ रही है तो ऑब्वियसली अलग अलग टाइप के चैलेंजेस भी वो पॉपुलेशन फेस करती है। किसी भी बंदे की जर्नी एक नहीं होती है, और किसी भी बंदे का जो पाथ ऑफ गेटिंग टू दिस कंट्री या इमिग्रेशन लेना या कुछ भी करना, तो उसमें मसले मसाए भी काफ़ी आते हैं। आप कौन कौन से केसेस में, मतलब नॉट पर्टिकुलरली आप, आपकी टीम कौन कौन से केसेस मोस्टली हैंडल कर रहे हैं? वेल हम तो हमारा जो प्रैक्टिस है ना उसका स्ट्रक्चर है जर्नल प्रैक्टिस जिसको बोलते हैं, ठीक है। फिर हम स्पेसिफिकली 4-5 एरिया को हम टारगेट करते हैं। वैसे जो प्रैक्टिसिंग जो लॉ को प्रैक्टिस करना इट्स ह्यूज, इट्स मतलब मैसिव, एक बहुत बड़ा फील्ड है। तो हम 4-5 एरिया को प्रिडोमिनेंटली डील करते हैं। जो हम स्टार्ट करते हैं इमिग्रेशन से। ऑफ कोर्स इमिग्रेंट बैकग्राउंड का अगर आप सोलिसिटर और आप इमिग्रेशन प्रैक्टिस नहीं करते देन मतलब आपका प्रैक्टिस शायद वो फ्लोरिश ना कर सके, क्योंकि आपका पहला जो क्लाइंट आएगा वो इमिग्रेशन के हवाले से आएगा। हमारे जितने भी लोग आते हैं अपने देसी या एशियन बैकग्राउंड, तो पहला वो उनका इमिग्रेशन का मसला होता है। जब उसके इमिग्रेशन सेटल हो जाए फिर उसके बाद वो घर खरीदते, उसके लिए आप कन्वेंस करते, फिर वो एम्प्लॉयमेंट करते हैं। ऑफ कोर्स उसके एम्प्लॉयमेंट में कभी कभार इशू आ जाते हैं, तो आप एम्प्लॉयमेंट लॉ में उसको रिप्रेजेंट या एडवाइस करते हैं उसके ऊपर। या फिर कोई बंदा शॉप खरीदता है, आप उसका लीज करते, या कोई बंदा वो कोई 2 बंदे कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, आप उसका कॉन्ट्रैक्ट वगैरह बनाते हैं। तो ये 4-5 एरिया जो प्रिडोमिनेंटली हम वो डील करते हैं। इमिग्रेशन हम करते हैं प्रिडोमिनेंटली। हम जुडिशल रिव्यू बहुत ज़्यादा करते हैं। हम जुडिशल रिव्यू में वी हैव बीन द लीडिंग सोलिसिटर फॉर लास्ट 3 or 4 years इन अ रो। हमने लिस्ट को टॉप किया, वी आर नंबर 1 एक्चुअली इन द हाई कोर्ट एसाइलम लिस्ट इन पर्टिकुलर। तो वो जितने भी डिसीजन होते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव, हम उसको चैलेंज करते हैं कोर्ट में जाकर। इसमें ज़्यादातर डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस से या डिपार्टमेंट ऑफ सोशल प्रोटेक्शन से, या अगर गाड़ा कमिश्नर ने कोई गलत फैसला किया, स्पेशली टैक्सीज़ का इधर मसला चल रहा था, उस पर मैंने काफ़ी काम किया। जो टैक्सी ड्राइवर थे हमारे, वो उनको काफ़ी मतलब इधर टफ टाइम मिल रहा था गाड़ा की तरफ से, तो हमने काफ़ी उनको मतलब चैलेंज किया कोर्ट में जाकर, और उनको मतलब अच्छा रिजल्ट भी मिला। हमारे सारे मोरल सारे क्लाइंट्स को हमने सॉर्ट आउट किया, और मुख्तलिफ एरियाज़ पर हमने मतलब वो काम किए जुडिशल लेवल पर, जो कोर्ट में हमने इंटरप्रिटेशन किया है, मतलब थ्रू द लीगल प्रोसेस कि मतलब पर्टिकुलरली इसको किस तरह, इस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट को, लीगल इंस्ट्रूमेंट को किस तरह मतलब इंटरप्रेट, मतलब वो इसके प्रॉपर डिफिनीशन क्या है लॉ में। हमने काफ़ी काम किए इस तरह के। काफ़ी केस IMK लॉ के मौजूद है जिसको एज ए प्रेसिडेंट के तौर पर यूज़ किया जाता है आयरलैंड में। ये तो और भी अच्छी बात है, मतलब इतने कम टाइम में इतनी सक्सेस मिलना। इम्तियाज़ भाई, आपसे पर्सनली मिलना पड़ेगा, कोई रेसिपी वगैरह कोई घर पे है तो हम शेयर करें बाकी बिजनेस के लिए। बट नो, गुड टू हेयर। तो जैसे आपने ये वाला टैक्सी वाला केस बोला, तो इसका फिर इसमें क्या एंड वर्डिक्ट रहा, या फिर कैसे मतलब हेल्प हो रही है अब टैक्सी वालों को, या कुछ अभी चल रहा है, ऑन गोइंग है? सो फार इसमें अगर जितने मेरे मतलब नॉलेज के मुताबिक ये लिटरली अगर आप इस पर फ्रॉम अ प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू देख ले, अगर आपका कोई भी टैक्सी लाइसेंस रिफ्यूज़ होता है तो आपके साथ बेस्ड ऑन लेजिस्लेशन आप अपील करते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। मगर हमने आउट ऑफ द बॉक्स जाकर उसको जुडिशल रिव्यू किया हाई कोर्ट में। हम ये समझ रहे थे कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो फोरम है उतना बड़ा नहीं है कि इतने बड़े इशू को एड्रेस करे, क्योंकि इसमें इमिग्रेशन लॉ का एस्पेक्ट भी था, यूरोपियन लॉ का भी एस्पेक्ट था। तो इसमें तकरीबन जो मेरे नॉलेज के मुताबिक तकरीबन इस पर 20 जुडिशल रिव्यू हुए थे, 20-22 तकरीबन जो मुझे पता है। उसमें 17 मेरे अकेले पर थे, और फिर 5 पूरे आयरलैंड के सोलिसिटर के थे। हमसे पहले एक लीडिंग केस था एक दूसरे सोलिसिटर का, और फिर वो एप्लीकेंट जीत गया उस केस को, और उस केस की वजह से काफ़ी रिलीफ मिले लोगों को, जिसमें अभी तक हमारे 12-13 केस पड़े, जिसमें हम और भी फर्दर भी उस पर हेयरिंग करना चाहते। क्योंकि जैसे आपने बड़ा अच्छा पॉइंट रेस किया कि यार स्टूडेंट आता है, फिर हम उसकी हेल्प करते हैं, फिर वो स्टूडेंट काम पे लग जाता है, फिर काम पे कोई इशू आता है, तो मतलब नॉट सेम स्टूडेंट, बट कहने का मतलब है कि जो स्टेज पे लोग हैं, हर स्टेज पे उनकी हेल्प हो सकती है थ्रू इमिग्रेशन, या कोई भी जैसे लीज बनाना, अगर किसी ने शॉप ले ली है। तो मे बी हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट से, कि स्टूडेंट आया, उसने मास्टर्स करी, उसको 2 साल का 1G मिल गया। तो मोस्टली जो स्टूडेंट्स आते हैं आपके पास, वो अपने क्या इश्यूज़ लेके आते हैं? आपके टॉप 3 इश्यूज़ उनके साथ क्या हैं जो आप डील कर रहे हैं, जो हमें ऑडियंस को बताएं कि वो आपको किस मसले मसाए में स्टूडेंट्स होते हैं जब अप्रोच कर सकते हैं? ज़्यादातर स्टूडेंट अपन के तरह जो बेचारे हैं वो फंसे हुए इमिग्रेशन के मसले में।
वो आकर मास्टर करते या बैचलर करते, बैचलर पर उनको 1 साल का वो स्टेम 1G जिसको पोस्ट स्टडी वर्क परमिट बोलते हैं वो मिलता है, और मास्टर को 2 साल का मिलता है। मगर चैलेंज इन लोगों के लिए क्या है कि जब ये इस प्रोसेस में चले जाते हैं अपने स्टडी के बाद, इनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलती। ये बहुत एक सीरियस मसला है रिसेंटली। और इस तरह के स्टूडेंट मौजूद है जो इधर 6 या 7 8 9 10 साल से भी कुछ रह रहे इधर। इस पर मैंने पिछले 2 साल में काफ़ी काम किया। आपको पता होगा इधर एक अनडॉक्यूमेंट स्कीम इंट्रोड्यूस करवाया गया था इलीगल लोगों के लिए। मैंने उस स्कीम को स्टूडेंट के लिए यूज़ किया। एक्चुअली इट वाज वेरी डायनामिक कि मैंने उस स्कीम को निकाला और मैंने एप्लीकेशन डालना शुरू किया मिनिस्टर को कि आप ठीक है, हम अप्रिशिएट कर रहे हैं कि आप अनडॉक्यूमेंट लोग को इधर लीगल कर रहे हैं इस मुल्क में, मगर इधर इस तरह के लोग भी है जो लीगल आए, जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया स्टडीज़ में, जो मतलब अच्छे सिटीजन है, उनका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है, वो अच्छे क्वालिफाइड लोग हैं और वो ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे इस सोसाइटी के लिए, आयरिश सोसाइटी के लिए, आपके मुल्क के लिए। तो मैंने लीव टू रिमेन बड़ा आउट ऑफ द बॉक्स जाकर मैंने एप्लीकेशन डाले इन लोगों के, और तकरीबन उसमें मुझे बहुत कामयाबी मिली और 90% एप्लीकेशन मेरे अप्रूव हुए। इफ़ आई से 200 to 300 स्टूडेंट को मैंने स्टेटस दिलवाया उस एक आउट ऑफ द बॉक्स सोच के नीचे, तो मैं गलत नहीं होगा। तो मिनिस्टर ने जब भी वो मतलब वो रीड के हमारे एप्लीकेशन को मिले, उनको वो इम्प्रेस हो गए कि बंदा लॉजिकली या रैशनल या लीगली बिल्कुल करेक्ट बात कर रहे हैं। तो उसने हमारे क्लाइंट को अकोमोडेट किया, वो मोस्ट को स्टेम 1 दे दिया विदाउट नीड ऑफ वर्क परमिट, रिन्यूएबल। स्टेम 1 मिला और उनको बोला कि आप हर साल इसको रिन्यू करो। इसका मीन कि परमानेंट स्टेटस, अगर आप ब्रीच नहीं करते अपने कंडीशन के, आप हर साल रिन्यू करो, इस मुल्क में रहो, 5 साल बाद सिटीजनशिप ले लो। तो ये मैंने तकरीबन 200-300 स्टूडेंट का पिछले 2 सालों में कराया है। स्टूडेंट पनकत एक चीज़ को मैं इधर ऐड करना चाहता हूँ, जो हमारी वल्नरेबल कम्युनिटी है स्टूडेंट है इधर। नंबर 1 जो बेचारे स्टूडेंट होते हैं उनको काफ़ी वो अब्यूज़ होते हैं जिधर भी वो काम करते हैं। जब उनको वर्क परमिट भी मिलता है फिर भी एम्प्लॉयर उनको एक्सप्लॉयट करते हैं, क्योंकि अगर आपका वर्क परमिट किसी कंपनी के साथ टाइड है, उसके ऊपर आप रिलाई करते, तो दे यूज़ यू टू द मैक्सिमम। वो आपको पूरे लेजिस्लेशन को या आपके राइट्स को अब्यूज़ करके आपसे वो काम लेते हैं अपना। तो हमने किया क्या, इन बंदों के हमने इंडिपेंडेंट स्टेटस करवाया, दे कैन वर्क एनीवेयर। तो ये मतलब इनके लिए बड़ा आइडियल सिचुएशन बन गया, अगर कोई एम्प्लॉयर उसको एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता क्योंकि उनके राइट्स प्रोटेक्टेड है, इमिग्रेशन राइट्स कम अज़ कम वो अपना इंडिपेंडेंट काम कर रहे हैं। तो ये एक बड़ा, मैं अभी मतलब आपके प्रोग्राम के तवज्जो से कहना चाहता हूँ, जो स्टूडेंट भी इधर है जो स्पेशली 7 साल से ऊपर है, मेरे पास आ जाए, हम हमारे साथ बड़ा अच्छा पाथ मौजूद है उनके लिए कि हम उनको स्टेटस दिलवाएं इस मुल्क में। हाँ, आई थिंक मैं एक्चुअली मैं अभी यहाँ पे आने से पहले फेसबुक ग्रुप्स हैं जैसे हमारे पाकिस्तानीज़ इन आयरलैंड एंड इंडियंस इन आयरलैंड, उस पर जो 90% क्वेरीज है ना, वो यही है कि मैं 7 महीने से एक एम्प्लॉयर के साथ जॉब कर रहा था, अभी मेरा स्टैम्प 1 स्टैम्प 4 में नहीं हुआ, मेरी जॉब चली गई, अब मैं क्या करूँ। तो जो आपने मेंशन किया केस, वो सेम ही पाथ है उसका भी कि जिनकी बीच में जॉब चली गई है तो उनका भी स्टैम्प 1 ईजिली रिन्यू हो सकता है उसी बेसिस पे जो आपने बोला कि उन्होंने कुछ, उनका बैकग्राउंड क्लीन है और आपने वो जो केस यूज़ किया कि अनडॉक्यूमेंटेड कर रहे हो, तो डज इट वर्क फॉर देम ऑल्सो? इट शुड देयर इज़ अ डिफरेंट पाथ एज वेल। अगर कोई बंदे की जॉब छूट गई, फॉर एग्जांपल रिडंडेंट हो गया फॉर एग्जांपल, या कोई मतलब कोई और इशू की वजह से उसकी जॉब चली जाती है, तो उसके लिए एक तो ये मौजूद है, कोई रीएक्टिवेशन अप्लाई कर सकते हैं कि वो रीएक्टिवेशन ले ले, उसको डिपार्टमेंट स्टैम्प 1 देते हैं 6 मंथ्स के लिए, और उस स्टैम्प 1 के ऊपर जॉब सर्च करके दोबारा अपने वर्क परमिट पर जा सकते हैं। एक तो ये रास्ता है। दूसरा, वो चेंज ऑफ स्टेटस भी सेक्शन 4 के नीचे कर सकते हैं। नॉर्मली अगर बंदे का टाइम कम हुआ मुल्क में से, एक बंदा आ गया साल पहले और उसकी आज जॉब चली गई, सिर्फ 1 साल हुए मुल्क में, तो रीएक्टिवेशन इज़ अ गुड रूट। अगर एक बंदा 6-7 साल से रह रहा है, 8 साल से रह, पहले स्टूडेंट था, फिर वर्क परमिट लिया, फिर उसकी जॉब छूट गई फॉर एग्जांपल दरमियान में, उसके लिए हम चेंज ऑफ स्टेटस पर जाते हैं। हम मिनिस्टर को एप्लीकेशन करते हैं कि भाई बंदा इधर है, 6-7 सालों से इतना उसने टैक्स पे किया है, तो वो फिर एप्लीकेशन स्ट्रांग हो जाती है। अगर बंदा नया हो तो फिर रीएक्टिवेशन, और रीएक्टिवेशन 1 ऑफ होती है 6 मंथ्स की। अगर आपके साथ अच्छी रीज़न मौजूद हो तो फिर आप 2-3 मरतबा भी आप ले सकते हो, और फिर उसके मीन टाइम आपको अगर नई एम्प्लॉयमेंट मिल जाए तो आप उस पर स्विच करा लें अपने वर्क परमिट। मतलब इम्तियाज़ भाई, मैंने जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं, मुझे ऐसे लग रहा है कि आपके पास मोस्टली हर एक चीज़ का सोल्यूशन है, मतलब कोई भी ऐसा केस नहीं है जहाँ पे हम कुछ ना कुछ वर्कआउट नहीं कर सकते हैं स्टूडेंट्स। वेल एब्सोल्युटली पन के लीगल रास्ता हर चीज़ का मौजूद होता है। मसला क्या है कि लेक ऑफ इन्फॉर्मेशन की वजह से लोग गलत रास्ते अपनाते हैं। तो मैं हमेशा अपने क्लाइंट्स को बोलता हूँ कि प्रोफेशनल से एडवाइस लिया करो, कोई काम अपनी तरफ से ना करो कि उसमें आप एक गलत एप्लीकेशन डालो या कोई इस तरह के गलत। कुछ लोग आपको इनकरेज करते हैं कि मतलब इस तरह करो, इस तरह करो, इस तरह मेरा इस तरह एक्सपीरियंस रहा है, तो गलत गाइड करके आपसे गलत एप्लीकेशन। मैं सबको मतलब आपके प्रोग्राम के तवज्जो से मैं बड़ा लाउडली बात करना चाहता हूँ, कोई गलत डॉक्यूमेंट इमिग्रेशन को ना दे, कोई मतलब गलत बयानी करने की कोशिश ना करे। ये लोग बहुत अच्छे, आयरलैंड इमिग्रेशन दे आर वेरी सॉफ्ट। आप अगर इनके साथ क्लीन और नाइस डील करें, आप अपना ट्रांसपेरेंट रहे, दे आर वेरी गुड, दे अकोमोडेट यू।
तो गलत अपना रिकॉर्ड ख़राब ना करे, अपना नाम ख़राब ना करे इस मुल्क में। एक मरतबा सिस्टम में चला गया, जो भी आपने गलत काम किया, कुछ चीज़ें हमें बड़ी छोटी लगती है। लोग ये समझते हैं कि इमिग्रेशन को हमने कोई गलत बिल दे दिया तो क्या हुआ, अगर हमने कोई गलत चीज़ दे तो लाइक चोरी छोटी हो या बड़ी हो, फ्रॉड इज चोरी फ्रॉड। चोरी है। अगर आप गलत कर रहे हैं तो गलत है, और जब आपका नाम गंदा हो जाए तो फिर आपको पूरी लाइफ उसको साफ करने में मतलब आपको फिर लगती है, और आपको कोई भी बिलीव नहीं करता। तो मैं मतलब ये बड़ा स्ट्रांगली कहता हूँ कि कोई गलत काम ना करे, अपने प्रोफेशनल के पास जाए, अच्छे प्रोफेशनल के पास जाए, और वो आपको गाइड करेंगे लीगली। हर चीज़ का लीगल रास्ता मौजूद है। मेरे ख्याल से उससे इंपॉर्टेंट ये भी है कि आप अपने लॉयर से भी झूठ ना बोले। जो इमिग्रेशन तो झूठ बोले ना बोले, आपके लॉयर को भी अपना केस बिल्कुल क्लियर बताइए। कई बार लोगों को लगता है यार मैं चलो लॉयर को भी आधी सिचुएशन बता दूं, तो मेरे ख्याल से फिर वो भी केस लड़ना आपके लिए इजी नहीं होगा। वेल देयर इज अ फेमस सेइंग कि वकील और डॉक्टर से कुछ ना छुपाओ। डॉक्टर से छुपाओगे तो अपने आप को मरवा दोगे, और वकील से छुपाओगे अपना केस खराब कर लोगे। इस तरह हुआ है, हमारे साथ हुआ है कि बंदे आते हैं और हमें एक मतलब हम जब उससे इंस्ट्रक्शन लेते हैं तो एक इंस्ट्रक्शन आती है हमारे पास, जिसका हम एक शीट पर बनाते हैं कि ये इंस्ट्रक्शन है। जब इमिग्रेशन हम कांटेक्ट करते हो, हमें लेटर लिखते हैं, तो कम्प्लीटली मतलब डिफरेंट वो स्टोरी होती है। तो फिर हम क्लाइंट को बुलाते हैं कि लोग अगर आप हमें इस तरह बताते तो हम थोड़ा डिफरेंट इस चीज़ के साथ डील करते हैं। तो मेरे ख्याल में जितना आप मुखलिस होते हैं, सच बोलते हैं, आपको ये एक नेचर का निज़ाम इस तरह बना हुआ है, जिधर बंदा सच्चा होता है उसको मिलता है वो जो उसको चाहिए, जिसका उसका राइट हो, तो हमेशा आपको अपना राइट मिल जाता है। मगर वो अच्छे का बंदा राइट अपने खुलूस से ले और अच्छे तरीके से ले, रादर के गलत तरीके से ले। अच्छा, मतलब मेरे ख्याल से चलो हमने स्टैम्प 1 भी दिलवा दिया, चलो स्टैम्प उसके बाद स्टैम्प 4 भी हो गया लोगों का, चलो वो भी चलो सब समझ आ गया। अब जो मेन होता है लोगों का कि यार हम पासपोर्ट लें, अपना बाकी कंट्रीज़ में इमिग्रेशन थोड़ा इजी करें, जहाँ भी घूमने फिरने जाएँ अपनी फैमिली के साथ, या कभी हमें पाकिस्तान या इंडिया जाना पड़ रहा है 4-5 साल के लिए, हमारे पास पासपोर्ट है, हम कभी भी वापस आ सकते हैं। अच्छा, दूसरा मतलब ये क्वेश्चंस बड़े आते हैं कि यार मैं पासपोर्ट अप्लाई कर रहा हूँ, मैंने ना एक वो लाइट क्रॉस कर दी थी, क्या मेरी वो इमिग्रेशन मेरा पासपोर्ट नहीं मिलेगा? यार मैं वो फॉर्म जो मैं भर रहा हूँ उसमें लिखूँ कि नहीं लिखूँ कि मेरा ट्रैफिक ऑफेंस या पेनल्टी पॉइंट्स है, या कभी मैं कहता हूँ उनके ऊपर वो कन्विक्टेड नहीं हुए हैं बट किसी ने उनके ऊपर एलिगेशन लगाए थे कि यार इसने मुझे छेड़ दिया, किसी ने कुछ भी आपकी गार्डन में जाके कंप्लेन करी है, तो आप उन लोगों को क्या मतलब सजेस्ट करोगे कि यार बिल्कुल हाइड ना करें, जो है वो साफ साफ लिखें, क्योंकि वो कन्विक्टेड नहीं थे लिखने की ज़रूरत है, या अगर ट्रैफिक ऑफेंस था वो सब मेंशन करने की ज़रूरत है कि इट्स नॉट रेलिवेंट? वेल एब्सोल्युटली। लुक, अगर कोई आपका एक फॉर्म है, फॉर्म में एक सवालनामा है आपके सामने, मिनिस्टर ने आपको एक सवालनामा दिए, उस पर एक स्पेसिफिक क्वेश्चन लिखे हुए, अगर आप उसमें कोई भी गलत बयानी कर ले, सिस्टम में कोई चीज़ नहीं छुपता। छोटी चीज़ हो बड़ी चीज़ हो, आप मिनिस्टर को उसको डिक्लेयर करें और उसको एक्सप्लेन करें। मिसाल के तौर पर मैं जा रहा हूँ, मैंने रेड लाइट क्रॉस किया गलती में, मैं काम पर जा रहा हूँ, मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ, मुझे कोई इमरजेंसी है, मुझे गार्डन ने रोक दिया, मुझे पॉइंट्स मिले या कोर्ट में ले गए और मुझे मतलब उधर से 100 यूरो की फ़ाइन हो गई, 200 की फ़ाइन हो गई। अच्छा है कि मैं वो फ़ाइन पे करूँ, फिर उसकी मैं एक्सप्लेनेशन लेटर रेडी करके फ़ाइन का रसीद लगा करके, लोग मैं काम पर जा रहा था और मुझसे एक मिस्टेक हुआ है ज़िंदगी में, मैं इस तरह का मतलब एक अच्छा लॉ अबाइडिंग सिटीज़न हूँ, मगर एक वन ऑफ मुझसे एक मिस्टेक हुआ है। तो कभी भी मतलब मिनिस्टर आपको हार्शली डील नहीं करेगा, क्योंकि एंड ऑफ द डे वी आर ह्यूमन, और ये जो छोटे छोटे चीज़ को ओवरलुक किया जाता है, अगर आप उसको प्रॉपरली डिक्लेयर करें और प्रॉपरली आप उसको मतलब उसको एक एक्सप्लेनेशन दे दें तो फिर कोई इशू नहीं आता। ये जो भी छुपाते हैं उसको बिल्कुल गलत करते हैं, क्योंकि जब आप छुपाते फिर आपको इश्यूज आ जाते हैं, क्योंकि आपको फिर वो आपकी जो क्रेडिबिलिटी होती है वो डिमिनिश हो जाती है सारी। और आपने अच्छा टॉपिक चेयर, जो सिटीजनशिप एक्ट है, जो लेजिस्लेशन है, मैं अगर ये दावा कर लूँ कि सबसे ज़्यादा काम मैंने इस पर आयरलैंड की हिस्ट्री में किया हुआ है, तो शायद मैं गलत ना हूँ। जब मैंने अपना प्रैक्टिस स्टार्ट किया बैक इन 2020-2021, सो पीक कोविड का टाइम था, और कोविड से पहले इधर एक केस था, उसका नाम था जॉन्स रॉड्रिगस, एक ऑस्ट्रेलियन सिटीज़न था जिसने आयरिश सिटीजनशिप अप्लाई की थी, मगर वो स्टेट से एब्सेंट रहा था कुछ दिन। जो आपका प्रीसीडिंग ईयर है ना, लॉ लेजिस्लेशन इस तरह है, नहीं वो एक्चुअली उस टाइम तक आप एक दिन भी बाहर नहीं रह सकते, जो अभी तो थोड़ा लेजिस्लेशन बड़ी अभी 70 डेज़ पर चला गया, उस टाइम तक अगर आप एक दिन भी बाहर हो तो आपकी रेजिडेंसी ब्रेक हो जाती है। अच्छा। तो जब वो केस चला गया हाई कोर्ट में, तो जस्टिस बैरेट ने की जजमेंट एप्लीकेंट के ख़िलाफ़, मगर वो लेजिस्लेशन के मुताबिक उसकी जजमेंट बिल्कुल सही थी, वो कोर्ट ऑफ अपील में चली गई और फिर वो रिवर्स हो गई कि नहीं, रीजनेबल एब्सेंस अलाउड, मतलब वो अलाउ होता है। तो जब वो केस चला गया हाई कोर्ट से और कोर्ट ऑफ अपील में, तो इस वजह से काफ़ी एप्लीकेशन इस तरह थे कि इसी कैटेगरी में थे, प्रेसिडेंट सेट हो गया, काफ़ी केसेस डिले हो गए। नहीं, वो डिले की मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा। तो फिर एक तो उस केस की वजह से केसेस लोगों ने डाले 16 में, 15 में, 17 में, वो सारे उन लोगों ने क्लोज को टच ही नहीं कर रहे थे।
उसके बाद फिर कोविड स्टार्ट हो गया, तो फिर भी मतलब वो एक सीरियस डिले आ गया, मतलब वो 1000 एप्लीकेशन पेंडिंग में चले गए। तो जब हमने प्रैक्टिस मतलब AIM के लॉ को हमने लॉन्च किया, तो ये बहुत ह्यूज कंप्लेन, जो हमें सबसे ज़्यादा कंप्लेन आया वो सिटीजनशिप डिले का आया। हमने इस एरिया पर बहुत ज़्यादा काम किया, और इसमें हमें बहुत बड़ी मैं अगर आपको नंबर बताऊँ, यू विल बी सरप्राइज कि अच्छा रहेगा सुनने में। हमने पिछले 3 से 4 सालों में नियरली 3000 लोग की सिटीजनशिप कराई है। 3000, इट्स अ ह्यूज नंबर। अगर मैं अनप्रेसिडेंटेड तरीके से हमने उसको डील किया। हाई कोर्ट में हमने काफ़ी चैलेंजेस हमने लॉन्च किए मिनिस्टर के ख़िलाफ़ कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और अनफेयर इन ऑर्डर डिले। मिनिस्टर ओब्लाइज है कि वो मतलब चीज़ों को विद इन रीजनेबल मैनर डील करे। डजंट मैटर कि कोविड है या मतलब किसी कोई केस चल रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि मिनिस्टर मतलब वो एक इतनी लंबी वो चलाए एप्लीकेशन को। तो उस पर हमने काफ़ी काम किया। इस पर मैंने 100 में मतलब हमने केसेस किए हाई कोर्ट में जाकर, और हमें बहुत बड़ी कामयाबी मिली इसमें, और हमने काफ़ी लोग हैं। फिर इस पर हम बड़े फेमस भी हो गए क्योंकि वो जितने भी ये ग्रुप बने बहुत बड़े बड़े, सिटीजनशिप बड़ी इंपॉर्टेंट है सारे लोगों के लिए। तो एक ग्रुप में 50,000 60,000 बंदा बैठा हुआ है। उधर आप मेरा नाम लिखो तो तकरीबन 90% लोग हमें ही रिकमेंड करेंगे कि आप उसके पास चले जाओ। और मुझे लोग बताते कुछ बड़े बड़े ग्रुप है, वो कहते हैं कि जब हम डालते तो हमारे एडमिन उधर से, इवन वो एडमिन साउथ अफ्रीका ने या मतलब या ऑस्ट्रेलियन, हम ना मैं जानता हूँ उनको ना कोई पर्सन, वो कहते हैं कि प्राइवेट हमें मैसेजेस आते हैं कि आप इम्तियाज़ के पास चले जाओ, एंड वी नो दैट ही इज़ वेरी गुड, स्पेशली अगर सिटीजनशिप के आपकी वो कोई इशूज़ है तो ही, क्योंकि कैरेक्टर पर जो रिफ्यूज़ल है हम उसको भी, उस पर भी मैं काफ़ी काम करता हूँ। अच्छा। अगर कोई छोटा मोटा आपके कैरेक्टर की वजह से रिफ्यूज़ल हुआ, इस पर भी अच्छे केस मौजूद है, तो उसको भी हम डील करते हैं। मगर सिटीजनशिप पर पर्टिकुलरली हमने बहुत ज़्यादा काम किया है। मेरे ख्याल से अब आपने जितने केसेस बताए, अगर कोई नया केस आएगा तो मुझे लगता नहीं है कि आपको कुछ नया रूट ढूंढना पड़ेगा। वो 3000 में से आप पकड़ोगे, यार ये सेम लग रहा है, बस इसी को बिल्कुल रेप्लिकेट कर दो। एग्जैक्टली क्योंकि वो आप जब केसेस आप करते हैं ना, तो अगर आप मिसाल के तौर पर केसेस का नेचर सिमिलर होता है। अगर आपके साथ 10-15 केस एक नेचर के होते, 20-25 दूसरे नेचर के होते, 50 किसी और नेचर के होते, तो आपको पता है कि इसको किस तरह टैकल करने, लाइक बैचेस आप बनाते हैं और उसके प्रीसीडेंट भी आपके साथ बन जाते हैं, उसको डील करना आपके लिए आसान हो जाता है। मगर मैंने बता दिया कि मतलब पिछले 4 सालों में हमने लिटरली 5000 केस हमने डील किए, तो आप 5000 का अगर आप देख ले तो मतलब आप इट्स ह्यूज। अगर कोई सोलिसिटर मेरी बात सुन रहा है शायद वो कहते कि पता नहीं किधर से बात कर रहे हैं, मगर वी रियली डिड नियरली 5000। और हमने डील भी इस तरह की है कि हमने ये मैं प्राउडली कह रहा हूँ कि हमें तकरीबन, और हमारे अगर सक्सेस रेट नियरली 99% है। मतलब अगर 10 बंदे आते हैं 9 तो कम से कम हमारे ऑफिस से अपना अप्रूवल लेटर उठा कर ले जाते हैं। जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, अमेजोन और क्लाउड, गूगल और जितनी भी बड़ी बड़ी है, वो खुद बोलते हैं कि यार हमारा जो जितनी देर हम एक्टिव रहते हैं, हम भी 1% डाउन हो सकते हैं। जब इतनी बड़ी कंपनी 1% उनका डाउन हो सकता है सर्वर, तो 1% केस तो कुछ भी नहीं है। मतलब और तो टू बी ऑनेस्ट, अगर मेरा प्रैक्टिस का अपना एक स्टाइल है, मेरे पास जब बंदा आते हैं मुझे 2 मिनट में पता लग जाता है कि बंदा काम हो गया नहीं होगा। मैं नॉर्मली अगर केस नहीं हो तो मैं रिफ्यूज़ करता हूँ। जो 1% लोग हैं उनको मैं बताता भी हूँ कि इसके होने के चांस बड़े कम है। तो अगर आप मुझे केस देना चाहते हो तो इट्स अप टू यू। आपके पैसे वेस्ट हो जाएंगे, टाइम वेस्ट हो जाएगा। इफ आई लीव इट टू यू, यू डिसाइड इट। इफ यू गिव इट टू मी आई विल ट्राई माय बेस्ट फॉर यू। तो उनको थोड़ा बहुत आइडिया पहले से होता है कि शायद ये नेगेटिव हो जाए, क्योंकि मेरे साथ डॉक्यूमेंट्स मौजूद नहीं है या मेरा एंटाइटलमेंट नहीं है, राइट नहीं है इस रेजिडेंस कार्ड के लिए या सिटीजनशिप के लिए। तो वो भी मतलब वो 1% को भी पता होता है और वो भी मुतमईन होते हैं कि चल एटलीस्ट बंदे ने सच बताया था। उसने मुझे बड़ा क्लियर एक वो मतलब एक पिक्चर दिखाई थी कि इसका ये रिजल्ट है। आप अगर अपना फीस ज़ाया करना, फिर मैं कहता हूँ कि चलो अगर और सोलिसिटर के पास जाकर ज़ाया करोगे फिर मुझे मतलब दैट्स इट, रादर देन कि आप किसी और जगह किसी और को दे दे। मतलब हम तो आ गए यहाँ पे, हम बड़े बड़े सोच के आए कि यार हमने तो वहाँ जाके बस कुछ अच्छी जॉबें करनी है, पैसे कमाने हैं और हमारी तो लाइफ सेट हो गई। बट मेरे ख्याल से जब बच्चे लोग यहाँ रहने लग जाते हैं और उनके आगे बच्चे होते हैं, तो मेरे ख्याल से उनको बड़ा लगता है यार कि बच्चे अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ नहीं खेल पा रहे हैं, एक वो फैमिली इन्वायरमेंट नहीं मिल पा रहा है। हम जॉब पे जा रहे हैं, बच्चे क्रैश में है, तो बड़ा ग्रैंड पेरेंट्स वगैरह को मेरे को लगता है जो मिसिंग जो पार्ट है एक फैमिली का, बड़ी फैमिली का। और मेरे ख्याल से कई बार ऐसे भी होता है कि जो उनके पेरेंट्स हैं वो अब उस एज में कि उनको भी चाहिए कि उनका कोई लुक आफ्टर करे। तो ऐसे भी कोई केसेस आपके पास आते हैं जहाँ पे डिपेंडेंट पेरेंट्स हैं जो बैक होम है और उनको यहाँ पे लाना है, तो उसके भी कोई प्रोविजंस वगैरह हैं यहाँ पे? एब्सोल्युटली पंकज, इस एरिया पर मैंने काफ़ी काम किया रिसेंटली। पिछले 2 साल में इफ़ आई से कि मैंने तकरीबन और 100 एप्लीकेशन किए प्री क्लियरेंस के लिए। स्टेम 0 का प्रोसीजर थोड़ा डिफरेंट था। तकरीबन 1.5 से 2 साल पहले एक नया प्रोसीजर उसके लिए इंट्रोड्यूस करवाया गया कि आपको प्री क्लियरेंस करनी होती है। पहले तो आप डायरेक्ट वीज़ा अप्लाई करते थे, अभी प्री क्लियरेंस आप
वीज़ा ऑफिस डबलिन में आप अप्लाई करते हैं, वो बड़ा ज़बरदस्त सिंपल सा तरीका उन लोगों ने निकाला है। अगर आपके दो पेरेंट्स हैं फॉर एग्जांपल, ये मैं आयरिश सिटीजन की बात कर रहा हूँ, उनके डिपेंडेंट या किसी के स्टैम्प 4 हो या स्टैम्प 1 हो, जो बंदे भी इधर लीगल रह रहा हो, ये बात सबके लिए मौजूद है कि फॉर एग्जांपल अगर आपकी 75,000 नेट इनकम है तो आप दोनों पेरेंट्स को स्पॉन्सर कर सकते हैं। अगर आप एक पेरेंट को स्पॉन्सर करते हैं पर आपको 60,000 आपकी नेट होनी चाहिए। एक चीज़ लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि वो लोग ये समझते हैं कि मेरी 60,000 सैलरी नहीं है या मेरी 75,000 नहीं है। इसमें हम एक एक बंदे के लिए 4-4 बंदों को स्पॉन्सर बनाते हैं। 4 भाई इधर रह रहे, हमने सबको कंबाइन किया, उनकी इनकम 75,000 से ऊपर चली जाती है। या आपका कोई कज़न, मामा, चाचा जो भी इधर रहता है, वो इस चीज़ के लिए, क्योंकि आपको जब आपका प्री क्लियरेंस अप्रूव होता है तो आपको स्टेट के साथ एक एग्रीमेंट, आप स्पॉन्सर की और स्टेट की एक एग्रीमेंट होती है कि आप जो एप्लीकेंट है वो बर्डन नहीं बनेगा स्टेट के ऊपर। तो अगर कोई बंदा भी, 2 भाई इधर रह रहे, कज़न रह रहे, मामे चाचे रह रहे, जो एक बंदे को स्पॉन्सर करना चाहते हैं मगर वो थ्रेशोल्ड पूरा नहीं कर रहे इनकम का, तो उसको हम कंबाइन स्पॉन्सर बना सकते हैं। हम एक एप्लीकेंट के लिए से के एक तो बंदा है, मल्टीपल स्पॉन्सर्स हो गए एग्जैक्टली, उसमें। हाँ तो जी। उसको मिलाकर हम 60,000 या 75,000 कर सकते हैं। तो किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपके 60,000 या 75,000 इनकम पूरा भी नहीं हो रहा, आप 2-3 बंदे मिलकर भी किसी को स्पॉन्सर कर सकते हैं। अच्छा, ये स्टैम्प 0 जो है ये हर ईयरली रिन्यूएबल है? ये ईयरली रिन्यूएबल है और आपको इंश्योरेंस की इसकी बड़ी बेसिक रिक्वायरमेंट है कि आपको इंश्योरेंस मेंटेन करनी होती है, क्योंकि स्टेट वो नहीं है, स्टेट लायबिलिटी नहीं ले रहा इसका। एब्सोल्युटली हाँ, क्योंकि ये एक इस तरह स्टेम, ये मिनिमम राइट्स के साथ है। तो आप जो स्पॉन्सर है और स्टेट है, उनकी एग्रीमेंट, एक रिटन एग्रीमेंट होती है लिटरली, वो एग्रीमेंट दोनों पार्टी साइन करते हैं कि जो इसके टर्म एंड कंडीशन है उसको आपको कंप्लाई करना होता है। उसमें इंश्योरेंस वन ऑफ द बेसिक रिक्वायरमेंट है कि आपको स्टेट फंड्स या स्टेट फैसिलिटी के ऊपर आप बर्डन ना बने। अच्छा, अगर किसी की तनख्वाह 1 साल है, उसके बाद अगले साल भगवान ना करे उसकी जॉब चली जाए, तो मतलब फिर पेरेंट फिर वापस चले जाएंगे? वेल ये आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया, क्योंकि डिफ़िकल्टी तो ज़रूर आती है, मगर ये जितने भी केसेस ये केस टू केस डील होते हैं। हमने इस तरह केस डील किए जिसका जॉब ख़त्म हो गई है, जिसकी सैलरी डिक्रीज़ हुई, नहीं मिनिस्टर ने कभी उनको नहीं निकाला, उनको फिर भी 1 साल का परमिशन दिए और उनको ये इनकरेज करते हैं कि चलो अगर आपके फिर एम्प्लॉयमेंट हो जाए या आपके हमें डॉक्यूमेंट फिर दे देना। तो मतलब दे मतलब अगर पेरेंट्स एक मरतबा आ जाए तो वो बड़ा अनलाइकली कि उनको कहे कि मुल्क छोड़ दो। अगर आप एप्लीकेशन, आप अपना इंश्योरेंस एटलीस्ट आप मेंटेन रखते हैं मिनिमम। यूके में हालांकि काफ़ी हार्श इमिग्रेशन है और बनता भी है, जहाँ पे जितने ज़्यादा लोग पहुँच जाएंगे वहाँ पे गवर्नमेंट भी थोड़ी सी टाइट हो जाती है, क्योंकि वहाँ तो इमिग्रेशन हो भी और तादाद में हो रही है। बट वहाँ पे जो मैंने एक चीज़ देखी है, वहाँ पे जब डिपेंडेंट जाते हैं तो NHS उनका भी पे करती है। वहाँ पे 5-5 साल के वीज़ा मिलते हैं। तो आपको लगता है यहाँ पे आपकी फ़र्म या कोई और फर्म या लूजन होने के आगे चांसेस हैं ताकि पेरेंट्स को लॉन्ग टर्म वीज़ा मिले और ज़्यादा स्टेट बोले कि यार जब एज अ किड आपके डिपेंडेंट पेरेंट्स हैं, आप 40-50 हज़ार यूरो टैक्स पे कर रहे हैं, तो हम पेरेंट्स का भी इज देयर अ पॉसिबिलिटी तो हर चीज़ की है, बट कुछ चल रहा है इसका, कुछ पाइपलाइन में है? जो आपने एनोलॉजी की ना यूके और आयरलैंड की, मैं थोड़े से आपके मतलब थोड़ा शेयर करूँ नॉलेज आपके साथ। नंबर 1, जो आपने 5 साल की बात की, वो प्री क्लियरेंस यूरोपियन लॉ के नीचे जो यूरोपियन सिटीजन गए थे उनके फैमिली मेम्बर को इसको प्री सेटल बोलते हैं। वो प्री सेटल जो मिली है लोगों को, वो 5 साल की, और उसमें NHS वगैरह की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप अपने स्पाउस को भी बुलाते हैं उधर या बच्चों को बुलाते हैं बीइंग अ ब्रिटिश सिटीजन, या अगर आपके लीगल परमिशन, आपको इंश्योरेंस करना पड़ता है। अच्छा। आयरलैंड में ये रिक्वायरमेंट स्पाउस वगैरह के लिए नहीं है, मगर उधर है। तो मतलब इन अ सेंस दे आर stricter or more strict than we are, आयरलैंड में अभी इस तरह कोई स्कीम नहीं है कि मतलब लॉन्ग टर्म में आपके पेरेंट्स को दे दे स्टैम्प 4 दे 5 साल का, इस तरह जो आयरिश सिटीजन है या जो अगर स्टैम्प 4 होल्डर है उनके लिए। मगर अगर आप यूरोपियन सिटीजन है, फॉर एग्जांपल आपके स्पेनिश सिटीजनशिप है, जर्मन है, और आप अपने पेरेंट्स को लाते हो तो आपको इधर का भी 5 साल का आपको स्टैम्प 4 मिलता है। उसमें इंश्योरेंस की रिक्वायरमेंट पर आप पर नहीं है, क्योंकि वो यूरोपियन डायरेक्टिव के नीचे होता है। मैंने लीज करना है, मेरा कॉन्ट्रैक्ट है, या मेरा कोई डिस्प्यूट चल रहा है, या मुझे पर्सनल इंजरी हुई है, हम पर्सनल इंजरी भी करते हैं, तो वो हमारा जो भी रेलेवेंट सोलिसिटर है उसका उसकी अपॉइंटमेंट बुक हो जाती है। जो हमारे इस प्रोग्राम के स्पॉन्सर हैं GP एजेंसी, उनका भी काम यही है कि वो वेबसाइट पे जो भी आपकी सर्विसेज वगैरह हैं वो वेबसाइट भी बिल्ड करते हैं। उसके बाद आपको कोई सर्च करे तो वो आपका SEO भी करते हैं जिसमें आपकी वेबसाइट ऊपर आए। फिर उसके बाद वो रील्स वगैरह भी बनाते हैं आपके बिजनेसेस को पोर्ट्रे करते हुए, फिर इंस्टाग्राम, फेसबुक अकाउंट। तो मैं थैंक यू करना चाहूँगा GP एजेंसी का जो इस पॉडकास्ट को स्पॉन्सर कर रहे हैं। हर चीज़ में ना एक्सपेक्टेशन सेट करना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ एक्सपेक्टेशन सेट करना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है? हर बंदे को लगता है जब उसको बीमारी होती है ना, उसको लगता है मैं एक गोली खाऊंगा
और आज शाम तक ठीक हो जाऊंगा, बट एंटीबायोटिक का कोर्स भी 7 दिन का होता है, वो एक दिन में कुछ नहीं ठीक होता है। तो इस तरह आप थोड़ा लोगों को एक्सप्लेन करें, उनकी एक्सपेक्टेशन सेट करें कि यार आप हमारे पास आए हो, ठीक है हम आपका मसले मसाइल ठीक कर देंगे, बट इसकी टाइम, हर केस की अपनी टाइमलाइन होती है। बट फिर भी एक थोड़ा सा लोगों को बताया कि फर्स्ट स्टेप कि आपके पास पहुंचे, फिर वो केस हेयरिंग पे गया, फिर सेकंड हेयरिंग लगी, तो क्या उसका स्टेप्स क्या होते हैं पूरे प्रोसेस में? वेल वो पन के डिफरेंट टाइप के केसेस आते हैं, डिफरेंट टाइप केस के डिफरेंट प्रोसेसिंग या प्रोसीजर होता है, हर चीज़ का एक अपना टाइम लाइन होता है कि एक एप्लीकेशन का एक टाइम लाइन है, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा। तो जो भी बंदे आते हैं हम इनिशियली उनको प्रॉपरली बिल्कुल क्लियरली बताते हैं कि भाई आपके एप्लीकेशन पर 6 मंथ्स लग सकते हैं, 8 मंथ्स लगते हैं। स्पेशली जब कोर्ट में मसला चला जाए फिर हमारे हाथ में नहीं होता, क्योंकि जजेस आर द बॉसेस, दे मैनेज देयर लिस्ट, हमारे हाथ में होता नहीं है। तो वो फिर टाइम तो हम हमेशा क्लाइंट को बोलते हैं कि आपको पेशेंस रखना होता है। आप सिर्फ इस चीज़ का हम आपको गारंटी दे सकते हैं कि हमारी तरफ से कोई डिले नहीं होगा। अगर अथॉरिटी की तरफ से कोई भी डिले आती है तो वो भी एक ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस है, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस है, वो भी जो कर रहे हैं अपना जॉब कर रहे हैं, तो उनको भी ड्यू डिलिजेंस करने दो, उनको भी पेपर रीड करने दो, उनको भी जो भी इंक्वायरीज वो करना चाहते हैं वो करने दो, और फिर आपको एक वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन मिलता है। कभी कभार अगर आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा पुश करते तो कभी कभार आपके लिए वो अच्छा नहीं होता, क्योंकि एक रीज़नेबल तरीके से अगर चीज़ें जाए नेचुरल तरीके से तो अच्छा होता है। अगर मिसाल के तौर पर अगर आपके साथ कोई भी फिर अगर मिनिस्टर की तरफ से ज़्यादती हो, अगर आपकी चीज़ें बहुत डिले हो, तो वी आर नॉट शाई टू ब्रिंग एनी सॉर्ट ऑफ केस अगेंस्ट द मिनिस्टर टू कंपेल देम टू मेक अ Give you the डिसीजन ऑन योर reason, एप्लीकेशन। हाँ। इसको एक बड़ा अच्छा लीगल इंस्ट्रूमेंट मंडामस बोलते हैं उसको। तो अगर आप मिसाल के तौर पर आपने कोई एप्लीकेशन वीज़े के लिए डाली और आप 12 महीने हो गए, 14 महीने हो गए कि मिनिस्टर डिसीजन नहीं कर रहा, तो ऑफ कोर्स यू कैन ब्रिंग अ मंडामस प्रोसीडिंग टू कंपेल अ मिनिस्टर के इशू अ डिसीजन। वो हम काफ़ी करते हैं, आज भी तकरीबन 3-4 महीने डाले। तो अच्छा। हम वो बड़ा रेगुलर करते हैं मंडामस, हमारा ऑफिस मंडामस के लिए बड़ा मशहूर है वैसे भी, क्योंकि मिनिस्टर के साथ या कोई और भी सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट हो गया, मेरे इनके ख्याल साथ से तो हमारी हमारी कंट्री में सुना ही नहीं जाता कि मिनिस्टर के केस भी हर आप इतने इजीली कोई केस कर सकते हो, क्योंकि वो 12 महीने चेंज हो गया, वहाँ तो 12 महीने तक जो नीचे 3-4 एम्प्लॉयज़ हैं उनके पास ही फाइल पड़ी रहती है। तो मेरे ख्याल से सिस्टम हमारे मुल्कों से तो काफ़ी एफिशिएंट है यहाँ का। वेल एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। इधर एक मतलब लेजिस्लेशन है मोस्ट चीज़ों के लिए। अगर कोई चीज़ लेजिस्लेशन में कवर भी नहीं है तो उसके लिए पॉलिसी बनी हुई है, तो वो पॉलिसी डॉक्यूमेंट होता है या लेजिस्लेशन होता है, उसको मिनिस्टर ने कंप्लाई करना होता है। अगर कोई मिनिस्टर भी उसको ब्रीच करते हो तो ऑफ कोर्स यू कैन ब्रिंग अ प्रोसीडिंग अगेंस्ट मिनिस्टर। हम काफ़ी मिनिस्टर के खिलाफ इधर प्रोसीडिंग करते हैं। अच्छा, अगर काफ़ी सारे यहाँ पे लोग टूरिस्ट वीज़ा पे आ जाते हैं, फिर आने के बाद ऑफ कोर्स हम रेकमेंड किसी को भी नहीं करते कि ओवर स्टे करें, बट समझो कि उनकी फैमिली में कोई कोई बीमार हो गया या उनकी फैमिली को किसी को सपोर्ट चाहिए, तो उनके लिए भी प्रोविज़न है कि आपका टूरिस्ट वीज़ा जो 90 डेज़ का कि उससे ऊपर भी रह सकते हैं, या केस बाय केस है? आपने कोई केस किया तो शेयर करें डिटेल्स कि क्या लेटेस्ट केस था आपका इस मामले में। हाँ बिल्कुल आप कर सकते हैं। अगर आप मिसाल के तौर पर आप इंडिया से 90 डेज़ का टूरिस्ट वीज़ा लेकर आते हैं और इधर आप अपने बच्चे को विज़िट कर रहे हैं, आपका बच्चा बीमार हो गया और आप चाहते कि मैं बच्चे के साथ ज़्यादा टाइम गुजारूं, तो ऑफ कोर्स इस पर आप इसका बिल्कुल अभी एप्लीकेशन मिनिस्टर ने स्टार्ट की। पहले इस तरह आप एप्लीकेशन कर सकते हैं, मगर अभी एक रिटन एप्लीकेशन जो वेबसाइट के ऊपर मौजूद है, आप उस पर एक स्टेटस डिक्लेरेशन एक सोलिसिटर के सामने जाकर आप वो साइन करते हैं, उसमें आप रीज़न देते हैं कि आपकी स्टे क्यों बढ़ाई जाए, और वो मिनिस्टर काफ़ी अच्छे तरीके, अगर आपके साथ अच्छे रीज़न हो आपको एक्सटेंड करके देते हैं, कोई मसला नहीं होता उसमें। और मैंने काफ़ी किए रिसेंटली, वो कोई इतना इशू नहीं आता उसमें। ये काफ़ी अकोमोडेटिंग मतलब एक डिपार्टमेंट है। हम तो उनके साथ डे टू डे डील करते हैं, हमें काफ़ी पता है इनके, इवन जो ऑफिसर के लेटर के नीचे नाम लिखे होते हैं, हमें पता है कौन सा ऑफिसर कितने अकोमोडेटिंग है, हमारा इतना इनके साथ इंटरेक्शन रहता है। तो ये काफ़ी अकोमोडेटिंग है। मैंने बताया कि अगर आप ट्रांसपेरेंट हो, आप बिल्कुल प्रॉपरली हर चीज़ को सच्चाई के साथ इनको डिक्लेयर करें, ये आपको अकोमोडेट करते हैं। लोग कॉमन सेंस भी है एक, और एक ह्यूमन या कंपैशनेट फैक्टर भी होता है। मिसाल के तौर पर किसी के अम्मी अब्बू आते हैं विजिट वीज़े पर, सही है, और अम्मी को मतलब उसका इलाज स्टार्ट हो गया, बीमार हो गई किसी वजह से, और आप मिनिस्टर को ये कहे कि मेरी अम्मी बीमार है और वो नहीं जा सकती, वो ट्रैवल नहीं कर सकती, फॉर एग्जांपल एक डॉक्टर के मेडिकल रिपोर्ट आप लगाते हैं, तो वो काफ़ी कंपेशनेटली उसको एक्सटेंशन देते हैं और फिर बताते हैं अगर आपको और एक्सटेंशन चाहिए तो फिर उसके लिए एप्लीकेशन कर लेना। तो अगर इसमें कितना टाइम लगता है? क्योंकि लोग फिर यही बोलते हैं कि यार अगर 2-3 महीने का हमें स्टे करना है और सेकंड मंथ में कुछ होता है, तो एज लॉन्ग एज आपकी एप्लीकेशन लगी हुई है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है कि मैं ओवर स्टे भी कर गया, क्योंकि मैंने तो एप्लीकेशन लगाई हुई है। आप बिल्कुल, अगर आप एप्लीकेशन
एप्लीकेशन एक्सपायरी से पहले डालें, मिसाल के तौर पर आपके साथ 3 मंथ्स की वो एंट्री है और वो एक्सपायरी से 2 दिन पहले 3 दिन पहले अगर एक्सपायर हो जाए फिर डिफ़िकल्टीज आ सकती है क्योंकि आप ऑलरेडी ओवरस्टे हो गए मिनिस्टर के इन्फॉर्मेशन के बगैर। अगर आप मिसाल के तौर पर वीक पहले एप्लीकेशन डालते हैं तो एटलीस्ट मिनिस्टर इज़ ऑन नोटिस कि आप ये अपना स्टे एक्सटेंड कराना चाहते हैं। तो हमेशा मैं रिकमेंड करता हूँ कि एक्सपायरी से पहले अपना एप्लीकेशन करें। नहीं, आई थिंक मेरे ख्याल से अभी तक हमने जितनी भी बातें करी है हम यही बोल रहे हैं कि यार जब एक कंट्री बोल रही है कि तुम आओ सीधे तरीके से, हम सारे काम सुनेंगे भी करेंगे भी, कंपैशनेट ग्राउंड भी है और थोड़ा सॉफ्टन भी है उनका प्रोसेस, तो मतलब मेरे ख्याल से जो लोग गलत रास्ते अपनाते हैं, मेरे ख्याल से फिर यही है कि उनको लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन है, उनको पता नहीं है कि हर चीज़ का सोल्यूशन है, एवरी प्रॉब्लम हैज़ अ सोल्यूशन। ये एन अनफेयर मीन वो लोग अपनाते हैं जिनके पास इन्फॉर्मेशन ना हो। तो मैं जिस तरह मैंने पहले भी मैं रिपीटेडली कहता हूँ कि प्रोफेशनल से एडवाइस ले, कोई गलत काम करने की ज़रूरत नहीं है आपको। इस मुल्क में हर चीज़ का लीगल रास्ता मौजूद है। अगर किसी चीज़ की राइट या एंटाइटलमेंट आपकी नहीं है तो उसको स्नेच करने की कोशिश ना करें। उस पर अगर आपको पता है कि मेरा ये राइट ही नहीं बनता एक चीज़ के लिए, तो इंस्टेड के उसको गलत तरीके से आप हासिल करें, उस राइट को इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे पे। वो आपके पास कौन सी है, इधर स्टूडेंट अपना स्टैम्प 4 करवाने चाह रहे हैं या जो स्टैम्प 4 वाले उनकी जॉब चली गई, टॉप कैटेगरी कौन सी है? वेल मिक्स है, इन रियलिटी मिक्सचर ऑफ डिफरेंट टाइप एप्लीकेशन हमारे पास आते। EU राइट्स का काफ़ी इधर मसला चलता आ रहा है कुछ सालों से। जो लोगों ने इधर यूरोपियन सिटीजन के साथ वो शादियाँ हुई थी बैक इन शैम मैरिजेस हुई थी, जो शेम मैरिजेस, जो एलिगेशन मौजूद है उनके खिलाफ, मिनिस्टर ने कुछ फाइंडिंग भी की है काफ़ी लोगों के खिलाफ। तो हुआ क्या, पहले तो उनको परमिशन मिल गई, फिर बाद में वो रिवोक हो गए वो सारे परमिशन। तो कुछ लोग अभी अनडॉक्यूमेंट स्कीम स्टार्ट हुई, इसमें भी काफ़ी लोग क्लियर किए इन लोगों ने कि उनको दे दिए परमिशन, मगर कुछ परसेंटेज के लोग फिर भी फंस गए। तो अभी तक वो स्ट्रगल कर रहे हैं बेचारे। तो एक काइंड ऑफ वो इस तरह के लोग जो शेम मैरिजेस के एलिगेशन वो फेस कर रहे हैं या उनके खिलाफ फाइंडिंग है मिनिस्टर की, तो आज तक वो स्ट्रगल कर रहे हैं। ना सिर्फ उनको उसके स्टेम रिवोक हुए उन लोगों के, बल्कि अनडॉक्यूमेंट में भी कुछ परसेंटेज लोगों को अकोमोडेट नहीं किया गया, जो क्वाइट शॉकिंग फॉर मी पर्सनली कि एक ही पॉलिसी थी और इसको इम्प्लीमेंट डिफरेंट तरीके से करवाया गया। उसके अंदर भी उन्होंने मतलब कुछ ना कुछ फ्लॉज ढूंढ लिए ताकि उनको मना करें। मेरे ख्याल में फ्लॉज तो अगर आप फ्लॉज तो फिर सब में फ्लॉज मौजूद थी, या तो एंटाइटलमेंट थी या नहीं थी पॉलिसी के नीचे। तो मेरे ख्याल में इसको इम्प्लीमेंट गलत तरीके से किया गया। इसमें कुछ लोग इस तरह हमारे पास आते हैं, मेरे पास कल भी एक क्लाइंट आया जो 22 साल से इधर है, जो मुझसे भी 6, 7, 8 साल पहले आया हुआ है। इस तरह क्लाइंट को देख कर थोड़ी सी हमें भी वो होती है, मतलब इमोशनली ड्रेन होता है कि मतलब कि एक बंदा 22 साल से इधर है, चलो अगर उसने कोई एक गलती उससे हो गई ज़िंदगी में। लोग क्राइम का ये सिविल मैटर है, ठीक है, मतलब अगर आप पर एलिगेशन है मैरिज ऑफ कन्वीनियंस का मतलब आपने क्राइम किया इस मुल्क में, खुदा न खास्ता। लोग गलत काम करते, क्राइम करते ज़िंदगी में, वो उनकी रिहेबिलिटेशन होती है, वो दोबारा अपने अच्छे इंसान बन जाते हैं। तो अगर एक बंदे से एक छोटी मोटी गलती हो गई, या चलो छोटी भी नहीं बड़ी गलती हो गई, अगर इंसान कहता है कि मैं गलत काम आगे नहीं करूँगा और मुझे माफ़ किया जाए, तो मेरे ख्याल में उनको इस तरह के लोगों को मिनिस्टर को परमिशन देनी चाहिए। लाइफ तो दूसरा मौका सबको देती है। अच्छा इम्तियाज़ भाई, इससे पहले हम दूसरे टॉपिक मूव करें, अगर मैं बोलूँ कि IMK की हिस्ट्री में एक कोई केस, ऑफ कोर्स बिना नाम बताए, एक कोई केस ऐसा बताए हमारे दर्शकों को जो थोड़ा इंटरेस्टिंग हो, जो लोगों को लगे यार ये तो हो ही नहीं सकता था, ये कैसे हो गया, कोई अगर आप एक ऐसा कोई केस शेयर करना चाहें पब्लिक के साथ कि आपने उसको कैसे टर्न कर दिया। वेल इस तरह केसेस तो काफ़ी है ऑनेस्टली। अगर बल्कि आज भी मैं आ रहा था तो एक बड़ा मुश्किल डिपुटेशन का एक केस था एक हमारे नेपाली क्लाइंट का, तो उसका डिपुटेशन भी रिवोक हो गया और उसको स्टैम्प 4 भी मिल गया। तो शायद उसका लेटर कल आया था, तो उसने 2-3 मरतबा कॉल किया मेरे ऑफिस को, आप सच बोल रहे हैं कि मेरा लेटर आ गया। अच्छा। क्योंकि वो बेचारा 15 साल से इधर फंसा हुआ था। मुश्किल केसेस काफ़ी मतलब हमने डील किए। मैं एक केस का स्पेशली एक एग्जांपल देना चाहता हूँ क्योंकि वो बड़ा इंटरेस्टिंग केस बनने वाला है सून। हम एक केस था हमारे यूरोपियन डायरेक्टिव के ऊपर, हम एप्लीकेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पाकिस्तानी एप्लीकेंट है। वो केस हम जीत गए हाई कोर्ट में। तो इनिशियली हमारा भी था कि ये जो थोड़ा सा कम्प्लेक्स सा टॉपिक है, मगर मैं उसको एलाबोरेट करना चाहता हूँ क्योंकि जब भी आप यूरोपियन सिटीज़न होते हैं और आप इस मुल्क में काम करते हैं 1 साल से ऊपर से 1 साल और 1 दिन, तो अगर उसके बाद आप कोई सोशल वेलफेयर वगैरह भी लेते हैं, तो आपकी जो सोशल वेलफेयर आप जो स्टेट से जो बेनिफिट लेते हैं, तो ट्रीटी राइट एक्सरसाइज करने के ज़िम्मे में आती है। तो हमारा जो एक क्लाइंट है, इसकी वाइफ थी जिसने काम तो साल से ज़्यादा किया मगर ब्रेक के साथ किया। फॉर एग्जांपल उसने 5 महीने काम किया, 3 महीने फिर नहीं किया, फिर 2 महीने किया, क्यूमुलेटिवली उसने मिल मिलाकर 2 साल काम किया। रिक्वायरमेंट 1 साल है मगर वो कंटिन्यूस नहीं था। तो वो उसने रिटेंशन अप्लाई किया था, फिर वो रिटेंशन रिफ्यूज़ हुआ इस पॉइंट पर कि आपके वाइफ ने ट्रीटी राइट एक्सरसाइज नहीं किया इस मुल्क में, या उसने वो सोशल वेलफेयर पर रही है, तो
1 साल से उसने कम काम किया, तो उसको हमने काफ़ी इंटरनली फाइट किया कि क्यूमुलेटिवली हमारे 2 साल से ऊपर बनते हैं, तकरीबन 2.5 साल बनता है, तो इसको कंसिडर किया जाए। मगर मिनिस्टर ने रिफ्यूज़ किया और हमारे क्लाइंट के एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो गए। हमने वो जाकर कोर्ट में चैलेंज किया, हाई कोर्ट में। हमारी बड़ी अच्छी टीम है, मेरे साथ बैरिस्टर है जो जूनियर काउंसिल है, गावन क्यू नाम है उसका, और जो सीनियर काउंसिल है वो माइकल कॉनलन है। ही इज़ नॉट वन ऑफ द बेस्ट बट द बेस्ट इमिग्रेशन लॉयर इन द कंट्री। हम तीनों का टीम बनाए। तो हमने इनिशियली जब हमने केस प्लीड किया तो हमने स्टेट को भी ये बोला कि इसको यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस में भेजते हैं। शायद एक क्वेश्चन की वेट इतनी बड़ी है कि शायद लोकल कोर्ट इसको इंटरप्रेट ना कर पाए, क्योंकि ये एक बड़ा सिग्निफिकेंट इशू है यूरोपियन, क्योंकि यूरोपियन सिटीजन तो लॉ के हिसाब से इधर रह रहे हैं, तो उनके लिए बड़ा सिग्निफिकेंट इशू है कि हम इसको ले जाए यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस में। मगर एनीवे स्टेट ने हमारे से एग्री नहीं, उन्होंने कहा ये इतना बड़ा इशू नहीं है और सीधा आपके वो क्लाइंट फॉल नहीं करते इस कैटेगरी में, क्योंकि उसने कंटिन्यूसली 1 साल या 1 साल से ज़्यादा काम नहीं किया इस मुल्क में। एनीवे एंड अप कर गए हम हेयरिंग में और वो केस हम जीत गए स्टेट से। तो जज बोल्जर ने हमारे हक में फ़ैसला किया कि नहीं, अगर बंदे ने क्यूमुलेटिवली भी 2 साल काम किया, मतलब 2 ब्रेक के साथ, अगर उसके बाद वो बंदा यूरोपियन सिटीज़न सोशल वेलफेयर का बेनिफिशरी बना, तो मीन के वो अगर उसने बेनिफिट्स ले लिए तो उसका मतलब है कि उसने वो फिर भी ट्रीटेड एक्सरसाइज कर रहा है या कर रही है। स्टेट ने हमें अपील किया कोर्ट ऑफ अपील में लास्ट ईयर, और उस पर अभी नवंबर में हेयरिंग हुई है, नवंबर में नहीं, अक्टूबर में उस पर हेयरिंग हुई है। तो अभी स्टेट ने फिर किया कि जब उसने हमारे खिलाफ कोर्ट ऑफ अपील में अपील किया तो फिर स्टेट ने प्ली किया कि इस केस को यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस में भेजा जाए, क्योंकि हम समझ रहे कि शायद लोकल कोर्ट इस पॉइंट को इंटरप्रेट ना कर पाए। तो हमारे लिए बड़ा इंटरेस्टिंग था। हमने कहा चलो, पहले तो हम कह रहे थे, आप कह रहे कि नहीं लोकल कोर्ट्स आर कैपेबल इनफ, क्योंकि पॉइंट इतना बड़ा नहीं है। अब आप कह रहे हैं तो चलो इसको हमने कहा कि लोग जब कोर्ट ऑफ अपील में हेयरिंग हुई है अक्टूबर में, तो हमने कहा हमें तो कोई इतराज़ नहीं है, अब तो ये जाना चाहते हैं हम तो हाई कोर्ट लेवल पर जाना चाहते, हम तो केस जीत लिया। अभी 3 मेंबर का बेंच बना हुआ है, वो डिसाइड करे। तो लास्ट मंथ दिसंबर के बिगिनिंग में मुझे ईमेल आई थी कोर्ट ऑफ अपील से कि आप अपने क्वेश्चन हमें दे दें कि आप क्या, क्योंकि क्वेश्चन फ्रेम करना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस को। CJU को हम जाते हैं लग्जमबर्ग में, तो हमने तकरीबन लिस्ट दिए 5 क्वेश्चन की और स्टेट ने सिर्फ 1 क्वेश्चन किया। तो हमने कहा कि नहीं, ये क्वेश्चन जो आपका इससे हम एग्री नहीं कर रहे, तो हमें क्वेश्चन थोड़े से ब्रॉड करने और 1 क्वेश्चन नहीं करना, 5-6 क्वेश्चन करना, हम 1 नहीं करना। तो वो लोग कह रहे कि नहीं 1 क्वेश्चन और बड़ा मतलब एक लाइनर क्वेश्चन लोगों ने डाला, तो हम डिसएग्री कर गए उनके साथ। उसकी जजमेंट होने लगी है नेक्स्ट मंथ, आई थिंक मिड फरवरी वो जजमेंट हो जाएगी। 90% वो रेफरल हो जाएगी यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस में, 90%, क्योंकि क्वेश्चन अदालत ने मांगे तो अदालत शायद समझ जाए कि हमारा मतलब ये अच्छा है कि यूरोपियन कोर्ट इसकी इंटरप्रिटेशन कर ले। बड़ा सीरियस लीगल और टेक्निकल पॉइंट है। तो फिर हम जा रहे हैं यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस में, और हम यूरोपियन सिटीजन के लिए बहुत बड़ा रिलीफ हम यूरोपियन कोर्ट से ले आएंगे। आई थिंक ये प्रेसिडेंट सेट होता है, ये तो मेरे ख्याल से बहुत बड़ी वर्डिक्ट है, और जो कि आगे वाले आने टाइम में भी अगर किसी और को भी चैलेंजेस है तो वो सेम केस यूज कर सकता है अपने अपील करने के लिए। इट्स मैसिव। अगर आप इसमें देख लें, इसको जो TFU का इसको 267 रेफरल बोलते हैं, तो रेफरल उस सूरत में होती है जब उस पॉइंट को कभी पहले रेज ना किया गया हो यूरोपियन लॉ के। तो ये यूनिक पॉइंट जिसको बोलते हैं, जो नॉवेल एक पॉइंट आ जाए लॉ में जो यूरोपियन लॉ से रिलेटेड हो। तो आप समझते हैं कि लोकल कोर्ट या लोकल ट्राइब्यूनल उसकी कैपेसिटी इतनी नहीं कि इतना टेक्निकल मामले को वो इंटरप्रेट करे, तो फिर यूरोपियन कोर्ट ऑफ लग्जमबर्ग में चली जाती है। तो हम सून लग्जमबर्ग जा रहे हैं, यूरोपियन सिटीजन के लिए बहुत बड़ा रिलीफ लेंगे। another feather in your crown है इम्तियाज भाई। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अगर मतलब हमारे अल्हम्दुलिल्लाह इस एज में और इस इतने शॉर्ट टाइम में हम जाएंगे और यूरोपियन कोर्ट में केस रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये ना सिर्फ मेरे लिए, हमारे सारे जितने भी देसी कम्युनिटी है, पाकिस्तानी, इंडियन या एशियन बैकग्राउंड के, ये उनके लिए सबके लिए फ़ख्र की बात है कि उनके से एक उठा हुआ सोलिसिटर है जो यूरोपियन कोर्ट तक केस ले जा रहा है। और मेरे लिए तो मतलब एक ख्वाब से कम नहीं है। नहीं बिल्कुल। और हर सोलिसिटर का ख्वाब है कि वो, हर सोलिसिटर का ख्वाब होता है, हर वकील का ख्वाब होता है कि किसी प्रोसीडिंग पर यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस में मेरा नाम लिखा हो। तो वो हमारा तकरीबन नजर आ रहा है 90% से ऊपर कि हमारा नाम होगा सून यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस में। बिल्कुल, मैं इंशाल्लाह, आई थिंक मेरे ख्याल से अब उसमें भी ज़्यादा देर है नहीं। जहाँ तक इतनी फाइट हो गई है, तो वो बोलते हैं ना, जब 100 मीटर की रेस होती है तो आपने 90 मीटर आप फर्स्ट आ रहे हो, तो वो अगले 10 मीटर, फर्स्ट 90 मीटर डिफिकल्ट है, तो अब तो वो क्या बोलते हैं, वो विनिंग लाइन दिख रही है, अब बस क्रॉस करना है उसको। बस नियरली देयर। हम सारे कम्युनिटी कहते हैं कि दुआ करें हमारे लिए, और ये हम ये राइट्स लेंगे सारे यूरोपियन सिटीजन के लिए, और उससे हमारा जो नॉन EU फैमिली मेम्बर है, जो हमारे लोग बनते हैं, हम नॉन EU है, तो जब हम फैमिली मेम्बर बनते हैं यूरोपियन सिटीजन, तो सबका उससे फ़ायदा होगा। बिल्कुल। अच्छा, हम ब्रीफली टच करेंगे। मेरे ख्याल से आपने बोला, तो जिस एरिया में आप रह रहे हो लूकन में, और मैं भी लूकन में ही रहता हूँ,
वहाँ मेरे ख्याल से 80% तो हमारी देसी कम्युनिटी है अब जो घर खरीद रही है। तो मेरे ख्याल से इम्तियाज़ भाई, जैसे इमिग्रेशन इनफ नहीं था, आपने बोला कि चलो मैं अब प्रॉपर्टी भी कर लूँ, तो मेरे ख्याल से आपने कोई ब्रांच छोड़ी तो नहीं है। तो अब जो प्रॉपर्टी ले रहे हैं उनके लिए क्या सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हैं, और कैसे, मतलब उसके लिए आपके पास कोई स्पेसिफिक सॉलिसिटर है जो लुक आफ्टर करता है? थोड़ा बताएं। मेरे साथ सोलिसिटर भी काम करते हैं जो स्पेशलाइज्ड इस एरिया के लिए। ऑफ कोर्स मैं काफ़ी बिजी होता हूँ, मेरे काफ़ी एडवाइसेस होते हैं, काफ़ी मतलब मेरे उसके लिए सोलिसिटर दो मेरे साथ क्वालिफाइड सोलिसिटर है जो डील करते हैं कमर्शियल लीजेस और उसके साथ प्रॉपर्टी कन्वेंसिंग के साथ। तो एब्सोल्युटली जो भी हमारे लोग प्रॉपर्टी ख़रीद रहे हैं या बेच रहे हैं, तो हम बड़े अफोर्डेबल फ़ीस पर ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं और बड़े एफिशिएंट मैनर में हम इस सर्विस को प्रोवाइड करते हैं आयरलैंड में। अच्छा, अगर कोई बोलेगा कि हम जी ये वाला पंकज का पॉडकास्ट सुन के आए हैं, तो फिर उनको स्पेशल रेट भी फिर दिए जाएंगे इम्तियाज़ भाई, नहीं? वेल वो तो ऑफ कोर्स, मतलब अगर आप हमारी बात पहुंचा रहे पूरी एशियन कम्युनिटी को, तो फिर तो आप मतलब आपके नाम का तो इतना रिगार्ड तो हम ऑफ कोर्स करेंगे। अच्छा ठीक है, नहीं थैंक यू। आई थिंक मेरे ख्याल से अब देखें तो ऐसा ही नहीं है कि रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी अपने देसी बहुत ले रहे हैं। अब तो हर तीसरे चौथे बंदे से मैं मिलता हूँ, वो कुछ हर बंदे में एक हमारे देसी कम्युनिटी में तो वैसे ही बड़ी एंटरप्रेन्योरशिप है कि यार कुछ करना है, कुछ बड़ा बनना है, कुछ बड़ा करके दिखाना है। तो मेरे ख्याल से जैसे आपने बोला कि आपकी कमर्शियल में है, तो आप मेरे ख्याल से फिर लीजेस वगैरह जो कमर्शियल प्रॉपर्टी की हैं वो सब भी फिर आप मैनेज कर रहे हैं उस बिहाफ में? एब्सोल्युटली हम कमर्शियल लीजेस करते हैं। लोग, मैंने बताया ना कि जो भी हमारे लोग हैं, आपने बिल्कुल राइटली बोला कि वो अपने आप को डेवलप करते हैं, अपना बिजनेसमैन बनने के मतलब वो ख्वाब देखते हैं। कोई रेस्टोरेंट चला रहे हैं, तो कोई कोई एशियन शॉप चला रहा है, तो कोई मतलब स्पार सेंट्रा ख़रीद रहा है, तो उसके लिए फिर कमर्शियल लीज़ आप करते हैं प्रेमिस के लिए। मैं सिर्फ आपके इस प्रोग्राम के थ्रू बताना चाहता हूँ लोगों को कि लीज़ को एज अ डॉक्यूमेंट ना समझे। कमर्शियल लीज़ को, लीज़ इज़ वेरी वेरी ट्रिकी डॉक्यूमेंट। और कुछ लोग ये समझते हैं कि बस मुझे लीज़ आ गया, मैंने उसको साइन किया और लैंडलॉर्ड ने साइन किया, तो उसमें तो कुछ भी नहीं है। नो, इट्स नॉट, इट डजंट वर्क दिस वे। लीज़ इज़ एक्चुअली इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन यू एंड द लैंडलॉर्ड। कुछ लीजेस इतने ट्रिकी होते हैं कि आपका जो, अगर आप ख़रीदते हैं ना, उससे भी आपको महंगा पड़ जाते हैं लीज। अगर आप बिल्डिंग उस पे उससे कम पैसों पर ख़रीद सकते हैं, क्योंकि अच्छा। इसमें इस तरह के क्लॉज और डालते हैं लैंडलॉर्ड आपके सर पर कि प्रॉपर्टी में कोई इस तरह इशू आ जाए तो आप रिस्पॉन्सिबल है, इस तरह इशू। तो वो आपको, आप कहते हैं कि मैंने क्यों सोलिसिटर पर 1500 2000 3000 यूरो ज़ाया करूँ। आप बिजनेस तो लाखों का खरीद रहे हैं, मगर फिर अपने बिजनेस की जो आपकी लीज है, जो बड़ा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है आपके बिजनेस के चलाने के लिए, आप उस पर 2-3 हज़ार यूरो नहीं लगाते कि सोलिसिटर को पे करके कि आपका ड्यू डिलिजेंस भी करे, और आपके जो क्लॉजेज है, जो प्रोविजन है लीज के अंदर, कि वो आपके इतने खिलाफ ना हो कि कल कोई भी मसला हो, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट है। अगर आप उससे कंप्लाई नहीं करोगे तो लैंडलॉर्ड आपका लीज फॉरफीट कर लेगा अगर आप ब्रीचेज में जाते हो। तो मैं मतलब ये मैं स्ट्रांगली कहता हूँ सारे के, मतलब ये हमारी कम्युनिटी के लोग ये बहुत करते हैं, इसलिए मैं इस पर जोर दे रहा हूँ कि लीज को एज अ नॉर्मल डॉक्यूमेंट समझ कर उसको साइन ना करें प्लीज़। इसको प्रॉपर सोलिसिटर को ड्यू डिलिजेंस करने दो, उनको प्रोफेशनल हायर करो कि आप में कोई आपके लिए मुश्किलात ना हो। मेरे ख्याल से वो हमारे यहाँ पे बोलते हैं ना कि जो जो सस्ता ले वो खरीदे बार बार, जो महंगा ले वो ले एक बार। तो मेरे ख्याल से वही सेम आप में भी अप्लाई होता है कि आप एक बार कुछ आप चीज़ लेने जा रहे हैं मिलियंस की, और आपको उसके ऊपर 500 रुपये भी आपको लॉयर को नहीं देने हैं उसकी लीज देखने के लिए, तो इट्स वो सेंस नहीं बनता है। अगर हम कोई और 2-3 आप बस बड़ा ब्रीफ सा बताओ कि और कौन कौन से आपके पास केसेस आते हैं जो जो आप या आपकी टीम मैनेज करते हैं अदर देन इमिग्रेशन एंड प्रॉपर्टी? पर्सनल इंजरी हम करते हैं। अगर आपको रोड एक्सीडेंट हुआ है जिसमें आपकी गलती ना हो, अगर आप फॉर एग्जांपल साइकिलिंग कर रहे हैं, आप किसी ने टक्कर मारी है, अगर आपको वर्क प्लेस इंजरी हुई है, ट्रिप एंड स्लिप हुआ है किसी काउंसिल प्रेमिसेस में, कोई सरकारी प्रेमिसेस में, तो हम वो पर्सनल इंजरी भी करते हैं। और एम्प्लॉयमेंट लॉ भी हम डील करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप अनफेयर डिसमिसल आपकी हुई है, या आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके मुताबिक आपको सैलरी नहीं मिल रही आपके एम्प्लॉयर के, और कोई इस तरह के आपको डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ रहा है अपने काम की जगह में, तो हम एम्प्लॉयमेंट लॉ और पर्सनल इंजरी ये एरियाज भी हम डील करते हैं। तो तकरीबन 4-5 एरिया है जिसको हम प्रॉपरली, हमारी स्पेशलाइजेशन है और को हम डील करते हैं। मेरे ख्याल से आपकी वेबसाइट पे सारे लिस्ट होंगे जो जो आप कर रहे हैं, जो मैनेज? एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, बिल्कुल। वो वेबसाइट पर हमारे सर्विस की पूरी डिटेल मौजूद है, और उसके लिए हमारे साथ क्वालिफाइड सोलिसिटर, अगर हम कोर्ट में जाते हैं तो हमारे साथ एडवोकेट्स है जो जूनियर है, सीनियर काउंसिल, वो भी हमारे टीम का हिस्सा है। बिल्कुल। नहीं इम्तियाज़ भाई, काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करने से के बाद, और मेरे ख्याल से आपने काफ़ी सारे एरिया कवर कर दिए। मेरे ख्याल से अब देसी कम्युनिटी को अगर देसी ही नहीं, कोई भी कम्युनिटी को अगर मेरे ख्याल से कोई इश्यूज़ है, कोई सिविल हो, चाहे प्रॉपर्टी हो, चाहे इमिग्रेशन हो,
आई थिंक आपके रिव्यूज़ तो इट स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। मुझे तो मेरे ख्याल से पॉडकास्ट करके बताने की ज़रूरत नहीं है कि आप कितना अच्छा काम कर रहे हैं, बट होपफुली मुझे यही अच्छा लगेगा सुन के कि आपने जो एक मैसेज देने की कोशिश की है, अगर लोग आएँ और वो बोलें कि कि हमने पंकज के पॉडकास्ट पे आपको सुना था और हमें लगा कि कि वी कैन ट्रस्ट एंड यू हैव गिव you had given us enough information to come and have further chat। वही मेरे ख्याल से एक सक्सेस है। या बिल्कुल एब्सोल्युटली, बहुत शुक्रिया। नॉर्मली तो मैं गेस्ट चाहता कि प्रोग्राम जल्दी हो जाए, आपके प्रोग्राम का इतना मज़ा आ रहा है, मैं कह रहा हूँ और भी आप उसको वो करें, एक्सपांड करें तो मैं खुश हूँगा। इसके अलावा हमारी जो प्रैक्टिस का जो मेरा स्टाइल है, आखिरी मतलब 30 सेकंड में मैं ख़त्म कर रहा हूँ। इनमें हमारे साथ ब्राज़ीलियन लोग मेरे साथ काम कर रहे हैं, मलेशियन, चाइनीज़, नाइजीरियन, पाकिस्तानी, इंडियन और स्पेनिश। तो मतलब मेरे साथ मल्टीनेशनल एक टीम है प्रॉपर, जो हम तकरीबन हर कंटिनेंट को मैंने कवर किया हुआ है। तो मतलब हम पूरे जितने भी हमारे इंटरनेशनल कम्युनिटी आयरलैंड में, हमारा जो IMK लॉ है वो पूरे इंटरनेशनल कम्युनिटी को इस टाइम कैटर कर रहे हैं। ऑफ कोर्स हमारे आयरिश लोकल क्लाइंट्स भी है, मगर बीइंग इमिग्रेंट बैकग्राउंड हमारे लोग ज़्यादा हमारे साथ कंफर्टेबल होते हैं नेचुरली। तो हमने ब्राज़ीलियन के एक सेक्शन बनाया है ऑफिस में, चाइनीज़ सेक्शन बनाया हुआ है, मलेशियन सेक्शन बनाया हुआ है, वियतनामीज़ सेक्शन बनाया हुआ है, इंडियन सेक्शन बनाया हुआ है, पाकिस्तानी सेक्शन बनाया हुआ है, स्पेनिश सेक्शन बनाया हुआ है, पोर्टुगीज़ के लिए मतलब पोर्टुगीज़ स्पीकर के लिए जो ब्राज़ीलियन और पोर्टुगीज़ वो डील करते हैं। तो हर कम्युनिटी के लिए हमने एक सेक्शन बनाया हुआ है। जब भी हमारे ऑफिस में किसी कम्युनिटी का भी बंदा आता है तो दे फील होम, उसको लोकल लैंग्वेज में लोग बात करते हैं, और वो मतलब हमें बड़ा अच्छा लगता है कि हमारा क्लाइंट को सर्विस मिल रहा है जो जिसका वो ख्वाहिशमंद होता है। तो थैंक यू इम्तियाज़ भाई। अब मैं तो कह रहा हूँ ये तो अभी एक है, अब मेरे ख्याल से हम एक कॉन्ट्रैक्ट, हम आपको एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट बना लेते कि आपको हर महीने एक करना ही पड़ेगा। मेरे ख्याल से वो लीगल कॉन्ट्रैक्ट भी रेडी हो जाएगा फिर। बिल्कुल एब्सोल्युटली, अगर आपके ऑडियंस को हमारी ये पॉडकास्ट पसंद आती है, मैं पूरा उम्मीद से कह सकता हूँ कि ये शायद मोस्ट जितनी भी मेरी, अगर आप मेरे जर्नलिस्ट दोस्त हैं वो कहते हैं कि जब भी आपकी वीडियो बनती है तो बड़े लोग उसको वॉच करते हैं। तो होपफुली कि आपके ऑडियंस भी हमारे इस पॉडकास्ट को पसंद कर ले। जितना आप लोग ज़्यादा देखोगे, सब ऑडियंस को कह रहा हूँ, इतना हम ज़्यादा प्रोग्राम करेंगे। और जितना आप मतलब इसको शेयर करोगे कि ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा है, तो हम फिर मंथली एक लीगल एक टॉपिक, एक स्पेसिफिक टॉपिक पिक करके उस पर बात करेंगे। तो मतलब एक 30-40 मिनट्स का पूरा एक टॉपिक के ऊपर, के स्टेम 0 पर हम बात कर रहे हैं, प्रॉपर्टी पर कर रहे हैं, पर्सनल इंजरी पर कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट लॉ पर कर रहे हैं, या इमिग्रेशन किसी और टाइप इमिग्रेशन पर कर रहे हैं। तो एक प्रॉपर स्पेसिफिक एक जिसमें बंदे का ज़्यादा, मिसाल के तौर पर किसी को स्टेम 0 चाहिए तो उसको हम फुल इन्फॉर्मेशन उस पॉडकास्ट के आई थिंक इट्स अ गुड आइडिया। इम्तियाज़ भाई मुझे ऐसा लग रहा है आप मेरा बिजनेस ना ले जाओ, क्योंकि आपके पास ज़्यादा आइडिया है मेरे से। तो थैंक यू इम्तियाज़ भाई, फिर होती है मुलाकात।